Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.V. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir और हमारे सभी respected IHF family members। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे मोस्ट बिलवड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेलिब्रेशन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर अश्विनी कैलाश सोनवने मैम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है। बहुत बढ़िया लर्निंग होने वाली है हम सबकी। तो सबसे पहले मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग। Thank you, sir. Hello, all IHF members. Yes, ma'am. मेरा आवाज आ रहा है? Yes, ma'am. आपकी आवाज आ रही है। Thank you, sir. To all members and deep gratitude to our master Samuel Hahnemann and हम लोग जो अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं अशोक मोहंती सर का जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके लिए सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे केसेस डाले हैं। आज का थोड़ा सा मेरा ये प्लानिंग ही नहीं था, लेकिन हो गया ये केस। तो ऐसे हुआ तो फिर मेरी थोड़ी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि क्या होता है सैटरडे को थोड़ी विलेज ओपीडी होती है तो टाइम कम रहता है मेरे पास। तो फिर भी मैंने केस प्रेजेंट किया था और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस इवैल्यूएशन सब दिया है। तो हम लोग अभी केस की तरफ बढ़े सर। यस मैम। सर रिकॉर्डिंग चालू करना है क्या? मैं अभी क्या करती हूँ, शेयर करती हूँ यहाँ से, फिर रिकॉर्डिंग हिंदी ट्रांसलेशन करती हूँ सर, है ना? जैसे आपको ठीक लगे। मैं भी प्ले कर सकता हूँ, अगर आप कहें तो मैं प्ले कर देता हूँ। ट्रांसलेट करिए मैम, ट्रांसलेट करिए मैम, ट्रांसलेट करिए। डायरेक्ट ट्रांसलेशन करके ऑडियो में लगाती हूँ तो फिर वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक है सर? ठीक जी जी। तो पहले यही सुनना है ना कि एनालिसिस सुनने हैं? केसेस सुननी है कि एनालिसिस है? केस को पहले करते हैं मैम। चलिए, मुझे लगता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ओके जी मैम। ये जो केस है ये हिंदी में, मराठी में है, तो इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर देती हूँ। तो वर्ड टू वर्ड नहीं कर सकती, लेकिन जो गीस्ट केस का मैं बता देती हूँ हिंदी में। वैसे मैं ऑडियो भी सेंड कर दूंगी उसकी। तो ये जो केस है, ये जो है लेडी, ये 45 इयर्स ओल्ड लेडी है और इसको ना वजाइनल ईचिंग का प्रॉब्लम है। तो ये जो पेशेंट है ये मेरी रेगुलर पेशेंट तो नहीं है, लेकिन ऑन एंड ऑफ ये मेरे पास आती है और बीच में दूसरे दवाखाने में जाती है, फिर मेरे पास आती है। ऐसे वो सब दवाखाने में घूमती रहती है और बीच में आयुर्वेदिक लेगी, बीच में घर के नुस्खे करेगी और बीच में ही एलोपैथी के मेडिसिन लेगी, ऐसे करती है और बीच में मेरे पास आती है। तो उसका जो काम भी रहता है ना, तो वो क्या करती है कि अभी वो पोस्ट में कलेक्शन करते हैं ना, तो वैसे ही कलेक्शन करती है तो उसका उसे थोड़ा फार पैसा मिलता है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ ना, ये जो लेडी है इसके हस्बैंड को डेथ हो गया है। एक साल हो गया और 1 साल और कुछ महीने ऊपर हो गई, उसकी डेथ हो गई उसके हस्बैंड की। तो वो पहले से पोस्ट का काम करती थी, वही काम उसने कंटिन्यू किया है अभी भी वही काम करती है। लेकिन उसका थोड़ा सा जनरल नेचर कैसा है ना कि ये कौन सी भी बात ना ऐसे सीरियसली नहीं लेती है। तो मीन्स क्या होता है, कभी क्या करेगी, अभी मेरे दवाखाने में आना है ना, तो मुझे 8 बजे घर जाना होता है, तो ये क्या करेगी, 8 को 5 मिनट कम होंगे तभी आएगी, या फिर 8 बजने के बाद आके जाएगी और देखेगी मैं नहीं हूँ। और कभी कभी ऐसे करेगी, उसके पोस्ट के कलेक्शन जो रहते हैं ना, तो 20 तारीख तक या 25 तारीख तक कुछ तो खत्म होनी चाहिए, ऐसा कुछ तो है। तो लेकिन ये क्या करेगी, 2-3 दिन पहले ही कलेक्शन स्टार्ट कर देगी। वो मिस उस तारीख तक कुछ भी नहीं करेगी
और 2-3 दिन में ऐसे ऐसे फास्ट करेगी ना, कुछ उसमें ऑर्डर नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। और घर का भी ऐसे रहता है उसका, कुछ कुछ ऑर्डर में रहता ही नहीं है, घर का भी ऐसा काम चलता रहता है इसका। तो इसको ना अभी क्या हुआ, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई, और ये और हस्बैंड एक दूजे के लिए बने थे, ऐसे थे। मीन्स ये जब भी मेरे पास आते थे दवाखाने में तो ये एक साथ ही रहते थे, और कहीं भी दिखे ना तो एक साथ ही दिखते थे। ये दोनों ऐसे है ना कि एक दूसरे को ये कभी भी नहीं छोड़ते थे। अगर ये मायके भी गई ना तो वो रहती नहीं थी मायके, बाद में तो मायके भी नहीं जाती थी, और अगर गई भी ना तो साथ में जाते, साथ में आते थे, या फिर अकेली गई तो तुरंत वापस आ जाती थी, ऐसे थी। और क्या था कि ये जो इसके हस्बैंड थे ना, इसको ना डार्क मेकअप पसंद नहीं था, और ये जो पेशेंट है ना, इसका ऐसा था कि वो शादी के पहले बहुत डार्क मेकअप करती थी। तो उसको है ना, इसके हस्बैंड ने एंगेजमेंट के टाइम ही बता दिया था कि मुझे ना मेकअप पसंद नहीं है, मेकअप नहीं करने का इतना डार्क। अगर हमारी शादी है तो शादी में थोड़ा सा मेकअप कर सकती हो, लेकिन लाइट मेकअप करो, डार्क मेकअप नहीं कर सकती। तो उसने वैसे ही किया, बहुत लाइट मेकअप किया, और शादी के बाद उसने आज तक कभी भी लिपस्टिक तक नहीं लगाया। ऐसा है इसका और हस्बैंड का ऐसा रिलेशन है, ऐसा ही बोल रही है। और इसको जो पसंद है वो हस्बैंड करता है, इसको जो पसंद नहीं है वो हस्बैंड नहीं करता, और हस्बैंड को जो नहीं पसंद है ये नहीं करती थी, ऐसा था इन लोगों का। लेकिन अब क्या हो गया है ना कि इनको डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद ऑब्वियसली उसको तो तकलीफ हुई ना पेशेंट को, तो उसको रात को नींद भी नहीं आती है, वजाइनल इचिंग बहुत होती है। और वजाइनल इचिंग उसको ना सुबह ना बात लेने के बाद ज्यादा होती है, और रात को ज्यादा होती है, ऐसे उसने कहा। जब उसे ज्यादा इचिंग होती है ना, वो स्टेरॉइड्स के ऑइंटमेंट रहते हैं ना, वो लगा लेती है। तो जब मेरे पास आई थी ना, तो वो दिन में 4-4 5-5 बार ऑइंटमेंट लगाती थी, तब भी उसकी खुजली कम नहीं होती थी, उसको बहुत खुजली आती थी। और जो वजाइनल एरिया है और जो थाइस का जो रीजन है ना, हाफ थाइस का रीजन, वो सब उसका रेड हो गया है अभी। तो इसको इतना होने तक मैंने पूछा कि क्या किया, तभी उसने बोला कि ऑइंटमेंट लगाया, लेकिन मैं खुद की तरफ ध्यान ही नहीं देती। क्या हुआ, वो ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से वो फंगल हो गया, मैं खुद की तरफ ध्यान ही नहीं देती। और है ना, उसकी ना थोड़ी सी थाइस ज्यादा है ना, फैट ज्यादा है, तो क्या बोली कि मैं अंदर 2-3 वो लेगिंग्स होती छोटी सी, वो डालती, उसके ऊपर पेटीकोट, उसके ऊपर साड़ी, उसकी वजह से भी ज्यादा होता होगा मुझे, तो अभी मुझे वो जमता ही नहीं है। फिर मैंने बोला कि आपको क्या टेंशन है, तो वो पिछली बार ना फंगल हो गया था, वो जो अभी बोली ना, तो पिछली बार फंगल हुआ था, इस बार अभी तक नहीं हुआ, ऐसे उसका मानना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस बार वो फंगल नहीं होना चाहिए, उसका ना सफरिंग है ना, मुझे बहुत मीन्स ये होता है कि मैं सही नहीं कर सकती। उस टाइम में जो बहुत हुआ था, इसीलिए मुझे डर लग रहा है इसका। फिर मैंने पूछा कि अभी टेंशन क्या है आपको, तो इनको ना 2 लड़कियां है, एक लड़की अभी सीए की तैयारी कर रही हो, और एक 7th में है। तो 7th वाली ना, उसका एजीबी भी बहुत कम हो गया उसके पापा जाने के बाद। तो वो बोली कि अभी ऐसे मुझे लगता है लड़कियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं रहता है मेरा ध्यान, मेरी वजह से इस लड़की का एचबी भी कम हो गया है। मैंने खाना पकाया तो पकाया, नहीं तो नहीं पकाया, ऐसे होता है मेरा। तो अभी मैं ये करती हूँ कि ध्यान देना चाहिए बच्चों की तरफ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन क्या है ना, मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे फीलिंग हो रहा है कि मैं अनाथ हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड गए ना तो मैं बहुत अनाथ हो गई, मुझे ऐसे फील आता है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है मुझे अभी। तो फिर मैंने पूछा कि फिर आप इससे बाहर आने के लिए कुछ नहीं करती क्या, आपको तो बाहर इससे आना ही पड़ेगा ना। तो बोली करती हूँ ना, अभी मुझे रात को नींद नहीं आती, आप समझो ना, अभी नींद नहीं आती मुझे। तो भी फिर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा भागवत वगैरह रहता है, और रिलीजियस जो रहता है ना, वो मैं सुनती हूँ अभी मोबाइल पे। वो और गीता वगैरह जो पढ़ते हैं ना, तो वो मैं सीख रही हूँ, अभी गीता का अध्याय पढ़ रही हूँ मैं। फिर ऐसे कर रही कि मेरा मन उसमें लगा रहे कि रिलीजियस में मैं अभी कुछ करूँ, तो मैं इधर का मेरा ध्यान हटेगा मेरे हस्बैंड पर से। और इससे भी नहीं हुआ तो मैं फिर से ऐसे करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के थोड़े से रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो मैं वो सुनती बैठती हूँ। वीडियो भी है कुछ, लेकिन वीडियो में देखते नहीं है, लेकिन उनका आवाज है, तो मैं आवाज सुन के भी मुझे अच्छा लगता है उनका, तो मैं कभी कभी वो भी सुन लेती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आवाज सुनने के बाद भी मुझे ज्यादा तकलीफ होती है, तो मैं फिर बंद कर देती हूँ। तो ये केस है, अगर आप ये केस है, मैंने फॉलोअप डाले है ना। चलो मैंने फॉलोअप डाला है एक, शायद से फाइनल वाला, एक बीच वाला फॉलोअप सुनते हैं। कनेक्शन कसे पटकन जाता,
नाही जात ना, ते पण खूप लांब लागते एवढ्यात. आधी इथपर्यंत आल्यावर मग जाते. चला आता उद्या 25 तारीख आहे, आता खूप फास्ट करावं लागेल. मग 23-24 काही करते. मग तुमचं नेहमीच झालं की स्वभाव झालं तुमचं, खूप काही सुरुवातीला नाही करत. बरं कसं आहे खाते ना, ह्या गोळ्या चालू होत्या ना तोपर्यंत येत होती, पण थोडी कमी येत होती. या गोळ्या संपल्यानंतर 2 दिवस इतकी जास्त नाही आली, पण मला आज खूप जास्त खाली होती. मी आज तुम्ही तो दिलेला मला सकाळपासून कमीत कमी 4 वेळेस लावला. तो लावला का ते ये जो फॉलोअप है ये मैंने डाला नहीं था, मैं भूल गई थी। अभी मुझे मिला ओपीडी में आने के बाद, तो फिर मैंने सोचा कि भी डालती हूँ। तो फिर बीच में वो जब आई थी तो फिर उसको मैंने जब मेडिसिन दिया पहले, उसके बाद फिर उसे वो एक दिन आई तो वो बोली कि मीन्स ठीक था, जब आपने 3 दिन की वो छोटी डब्बी दी थी उससे ठीक था, लेकिन आज मुझे फिर से तकलीफ हो रही है और आपने जो ऑइंटमेंट दिया था ना वो भी मैंने 4 बार लगाया। तो ये जो पेशेंट है ना, फर्स्ट टाइम जब आई थी ना तो उसने मुझे ऑइंटमेंट चाहिए ही, मुझे ऑइंटमेंट दो ही मैडम, मुझे कुछ तो लगाने के लिए दो, क्योंकि उसका है ना थाइज का पूरा रीजन इतना रेड हुआ था ना, मीन्स टोमेटो के जैसा इतना रेड हुआ था, बहुत डेंजर हो गया था वो। तो फिर मैं ऐसे पेशेंट जब मुझे इंसिस्ट करते हैं जब कि मुझे कुछ लगाने के लिए दो ही, तब मैं हमेशा, अभी मेरे जो बेसिकली स्टूडेंट उनको पता है कि मैं सब पेशेंट को, कौन सा भी पेशेंट हो, वो सोरेसिस हो, फंगल इन्फेक्शन हो, कुछ भी, कौन सा भी रैश हो, तो मैं उनको सनी जो कंपनी उसका वो ऑइंटमेंट आता है एलोवेरा कैलेंडुला नाम का, तो मैं ऑइंटमेंट वो ही दे देती हूँ सबको। मैंने इस पेशेंट को भी वो ऑइंटमेंट दिया था, लेकिन वो ऑइंटमेंट देने के बाद भी ये बोल रही कि मेरा खुजली कम नहीं है। समझा कैसे यहाँ तक? और लास्ट वाला फॉलोअप तो मैंने ग्रुप में डाला था ना। हाँ, वीडियो नहीं है मेरा, क्योंकि जो मैंने कैमरा लगाया ना वो वीडियो नहीं ऑन होता है उसका, और पेशेंट का भी वीडियो नहीं आएगा क्योंकि केस ऑडियो है। सब लोगों को मेरा आवाज आ रहा है, लेकिन क्योंकि आज चल रहा है। यस मैम। ओके, अगर आवाज नहीं आया ना तो मुझे एक बार बोल देना। फाइनल फॉलोअप सुनते एक बार उसका। आता बघा पिरियड्स झाले मला 6 दिवस, पिरियड्स मध्ये थोडा त्रास होतो मला, आता नाही खात, थोडीशी येते अशी मला ते घाम फिरणं वगैरे। ये बोल रही है कि मुझे अभी पीरियड्स आए और पीरियड्स में मुझे तकलीफ होती है, लेकिन इस बार इसको तकलीफ कम हो गई, और खुजली आती है लेकिन थोड़ी आती है जब उसको पर्सपिरेशन होता है तब। झाला का पहिलं जे असं खूपच गचगच व्हायचं, पण ते तुम्ही ते 3 दिवसाचं दिलं ना नंतर खूप पाणी निघालं मग त्याच्यात। अभी क्या लगा, ये हमने फॉलोअप सुन रहे और आप लोगों ने केस भी सुनी होगी, मैं आशा करती हूँ कि सब नॉन हिंदी सब लोगों ने केस सुनी होगी। क्या चेंज लग रहा है पेशेंट में? हेलो, पेशेंट में कुछ चेंज लग रहा है? मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। अरे पेशेंट के टोन में वगैरह कुछ चेंज आया क्या देखो, थोड़ा शांत हो गई ना। हाँ एग्जैक्टली, इसका टोन देखो कितना मीन्स शांत हो गया है अभी। वो हरीड वाला जो था ना, हरीड वो कम हो गया। तो हमें वो मैच करने के लिए आपको वो केस का टोन सुनना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझेगा ये ओरिजिनल केस का टोन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सकाळी एकदा तशी सुरुवात झाली। मागच्या वेळेस कसं लक्ष नव्हतं माझ्याकडे स्वतःकडे असं, मग ते फंगल कधी झालं ते खाजून ते सुद्धा माझ्या डोक्यात नव्हतं। ये जो अभी लगाया वो केस टेकिंग का टोन था। ये बोल रही कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला, ये केस टेकिंग का था। और अभी मैं लगा रही हूँ ना, ये फॉलोअप का है। अभी सुनो फिर से। पिरियड्स मध्ये थोडा त्रास होतो मला, आता नाही खात। समझा टोन में डिफरेंस? इसका टोन है ना वो शांत हो गया है। फिरणं वगैरे झालं का, पण पहिलं जे असं खूपच गचगच व्हायचं, पण ते तुम्ही ते 3 दिवसाचं दिलं ना नंतर खूप पाणी निघालं मग त्याच्यात। तुम्हाला म्हटलं ना पाणी,
तो वो बोल रहे हैं कि आपने जो 3 दिन का दिया था उसमें से बहुत पानी निकला। मैंने मोस्ट ऑफ द फंगल केसेस में ऐसे फॉलोअप देखा है कि जब सिमिलिमम एक्ट होता है ना, तब उसमें से बहुत वाटर डिस्चार्ज होता है, बहुत पानी निकलता है। मीन्स लिटरली पैंटीज है ना, वो मीन्स चेंज करने पड़ते हैं पेशेंट को। ये मैंने देखा है, फंगल इन्फेक्शन ऐसे बहुत बार होता है। इस पेशेंट का भी वैसे हुआ था। आणि मग सारखे ते नर्स बदलले मी मग दिवसभर ते मग खूप पाणी येणार त्याचे, पण नंतरच ते बरं. हा, तर मग आता कमी थोडीफार येते अशा आंघोळीनंतर वगैरे. तो ये बोल रही है, लेकिन वो जो पानी निकल के गया उसके बाद अभी खुजली थोड़ी कम है, मीन्स कम है, बहुत थोड़ी सी आती है आफ्टर बात। हाँ, तो अभी हमें जो पेशेंट में डिस्टर्ब हुआ था वो देखना है। तो मैंने बोला कि आपकी नींद कैसी थी? वो बोली नींद भी अभी अच्छी आ रही, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम रात को ही होती थी ना, इसको नींद नहीं आती थी। नाही आता अडचण, पेशंट झोप लागते. हो, फक्त टेन्शन पण असं थोडंसं कमी झालंय पहिल्यापेक्षा. कमी म्हणण्यापेक्षा असं म्हणजे मला असं खूप डिप्रेशन मध्ये गेलं. तो ये बोल रही है कि टेंशन मतलब मुझे कम लग रहा है। टेंशन मतलब मैं डिप्रेशन में गई थी। अभी देखो, सिमिलिमम देने के बाद पेशेंट क्या मीन्स जो बोलते हैं ना हम लोग, दिमाग खुल जाता है। तो इसका दिमाग अब खुल गया है। ये बोल रही कि अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मैं डिप्रेशन में थी। और सच में ये पेशेंट, मैं बहुत रेगुलर ये पेशेंट को मेरा ओपीडी जब से शुरू हुआ तब से देख रही हूँ, ये बहुत डिप्रेशन में गई थी। ये मीन्स बाहर तब आती नहीं थी, मतलब ये सिर्फ हॉस्पिटल में आई उसी वक्त वही वो पोस्ट का कलेक्शन करने के लिए भी नहीं जाती थी, उसकी लड़की ही जाती थी, वो कलेक्शन के लिए नहीं जाती थी, बाहर बिल्कुल नहीं आती थी। मतलब इतना हो गया था इसका। मला ते गेलं पाहिजे बाबा. तर मला असं खूप दिवस होती ना, तर मला असं ते काहीच करायची इच्छा होत नव्हती. काल पण मी 6 वाजता पीठ मळून ठेवलं, रात्री 9 वाजता ते पुढे काढायला बसले. असं सारखी त्यांची म्हणजे असं काही असली की मला आठवण येते. हाँ, तो मीन्स कुछ त्योहार वगैरह होगा तो मुझे उनकी याद आती ही है, ऐसे बोल रही है. मग थोडं मग डिस्टर्ब काम होऊन जातं, मग समोरचं काम सुधरत नाही मला. म्हणजे जे काम 1 तासात व्हायचं त्याला 4 तास लागतात. हाँ, तो फिर क्या होता है, फिर मैं ये भूल जाती हूँ काम करना। जो एक घंटे में जो काम होना चाहिए ना, उसे मुझे 4 घंटे लगते हैं. फिर उरकतच नाही, कामच होत नाही डोक्यात. हा, डोक्यात औषध घेतल्याबद्दल काय वाटतं तुम्हाला? हो, म्हणजे असं मला काय वाटतं, समजा झोप लागते लगेच. हा, ते नाही लागत. हा, अगोदर थोडं कसं व्हायचं, जर लवकर झोपली दोनला जाग यायची ना, आणि थोडंसं काम पण झालंय व्यवस्थित या महिन्यात. तो क्या बोल रहे हैं कि मैंने बोला लेकिन मेडिसिन के बाद कुछ चेंज लग रहा है? बोले हाँ लग रहा है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी, मगर अब मैं थोड़ा सा भी बेड पर जाऊं तो मुझे तुरंत नींद आ जाती है। पहले कैसे होता था, नींद भी आई तो फिर 2 बजे मेरी नींद खुलती थी और नींद नहीं आती थी। और इस महीने में क्या हुआ ना कि मेरे जो काम थे, मैं जो अच्छे से नहीं कर रही थी ना, वो भी अभी अच्छे से हो रहे। हाँ, पैर दर्द मीन्स वो बैक एक वगैरह वो भी सब कम है। ये फॉलोअप है। और ये पेशेंट, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना अच्छे से ये मेडिसिन से बाहर आई ना कि उसके बाद ये मेडिसिन के बाद ये खुद कलेक्शन करने के लिए निकलती है। अभी इतना अच्छे से रहती है, डिफरेंट ऑर्नामेंट्स डालती है, डिफरेंट साड़ीज रहती वो डालती है, मेकअप करती, मतलब मेकअप मतलब वो जो अच्छा रहना बोलते हैं ना हम लोग, तो वो वैसा रहती है। लिपस्टिक वगैरह तो इतना नहीं देखा मैंने उसको, अभी मेकअप में नहीं देखा, लेकिन अच्छा जो रहना बोलते हैं ना हम लोग, तो वो अभी इसका बहुत अच्छे से। चलो हो गया मेरा, आप बोलो अभी, आप लोग बोलो अभी। चलो, मेरा बहुत डिस्टर्बिंग है आज, आप समझ लेंगे मुझे लगता है। बोलो। केस के बारे में बोलो अभी। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। हाँ मैम, मैंने जो केस सुना था ना, वो उसमें मुझे ऐसा लगा कि ये जो लेडी है उनकी मतलब एलिमेंट तो वो उनके हस्बैंड गए इसीलिए आए हैं। और ना एक उन्होंने जो बोला है जैसे एक ऑर्फन फीलिंग एक ये था,
और एक ना एक केयरलेस फ्रिवलेस बोल सकते हैं हम, ऐसा उनका बिहेवियर है, क्योंकि वो आपके इसमें भी मतलब टाइम पे नहीं आना, मतलब एक टाइम का कुछ ये नहीं उनको। और उनका जो कलेक्शन जो करते थे ना, वो उसमें भी कोई मतलब वो केयरलेस मतलब या फ्रिवलेस बोल सकते। मुझे तो एक लैकेसिस की फीलिंग आ रही थी। अभी देखते क्या है मेडिसिन, लेकिन मुझे लैकेसिस ही लगा। ओके, वेरी गुड। और ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है ये टेलीग्राम है ना, रिस्टार्ट करो सब लोग। वो क्या होता है फिर वो ऑप्शन नहीं मिलता है। मोबाइल हाँ रिस्टार्ट करे तो आता है। हाँ, वही मैं बोल रही है, मोबाइल रिस्टार्ट करे तो आता है, तो फिर वो मोबाइल रिस्टार्ट करो और अपडेट भी करो। नेक्स्ट बोलो फटाफट, 6 बज गए। बस एक ही लेकेसिस, और कुछ नहीं लगा इस केस में। अरे बाप रे, इतना सन्नाटा। और मैंने दोपहर को जब ग्रुप देखा तो खचाखच भरा हुआ था। मैं मैसेजेस के नंबर देखती, मैंने बाप रे इतने मैसेज मुझे पढ़ने हैं। बोलो। आपने कितने पढ़े? अब सभी पढ़े सर, अभी बैठे क्या करे, सबने पढ़, तो सब पढ़ा कितना मैंने अभी अभी तो तक पढ़ ही कितना रही थी मैं। तो पढ़ कितना पढ़ रेमेडी रही पढ़ कितना के पढ़ रेमेडी रही थी सर। डीडी में कितना रेमेडीज आए और रेमेडी आए कि नहीं ग्रुप में, अब उतना बोलो। मेरा मेरा दिमाग हिल गया इतना पढ़ पढ़ के। आप रेमेडी आए बोलो। कि नहीं ग्रुप में? नहीं नहीं, आप रेमेडी बोलो। आए मैम कि नहीं ग्रुप? फ्लोर पे रेमेडी आया कि नहीं आया? नहीं, आप लोगों का एनालिसिस सुनने के बाद ही बोलूंगी मैं, ऐसे थोड़ी है। आप तो बोलो, आपका क्या अंडरस्टैंड है, बीसी चायला क्यों लेना है फिर? तो ग्रुप गोंगड्यासाठी नहीं मैम आप नहीं गोंगड्यासाठी कीर्तन ऐकायला लावणार तुम्ही? डिस्क्लोज करती ना फिर ग्रुप में सर में, बीसी क्यों लेते हम लोग। ऐसा नहीं, मजाक में बोल रहे हैं, मजाक हाँ में बोल नहीं, रहे मैं हैं। भी मजाक हमको में बोल सुनना रही है, हूँ। आपका प्रवीण सर भी इवेल्युएशन बोल सुनने के लिए तरस रहे कान। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत नहीं, सिंपल बढ़िया हूँ केस है। और बहुत सिंपल हूँ मैं। मुझे बहुत बड़ा बड़ा चीजें नहीं आती है। मुझे चरनी बिरना ऐसी चीजें ज्यादा आती नहीं है। वो ज्यादा मीन्स वो बोलते हैं ऐसे रूब्रिक्स बनाओ, वैसे वो नहीं आता। ये शेड वो शेड, मेरे सामने जो शेड है वही मैं भी देखती हूँ, उसी को कंसिडर करके मैं रेमेडी देती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना होता है कि हमारे पास कौन सी स्टेट में पेशेंट आएगा ना, ये हमें पता नहीं है। हमारे स्टेट में जो पेशेंट आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मास्टर्स ने मेंटर्स के पास नहीं आया होगा, इसीलिए तो हमारे पास आया। तो हमें वो दूसरों को बताना है, तो शेयर करना है, तो उनके पास आएगा तो हम लोग पकड़ पाएंगे ना। मैं 2-3 बार केस जब पढ़ा सुना ना, तब मेरे हाँ। को एक रूब्रिक कंफर्म लगा इसमें कि डिलीजन साउल बॉडी साउल सेपरेटेड फ्रॉम। हम्म। अभी उसमें से मैंने ओलिया यूरोपिया और हाइड्रोजन 2 बोल दिए थे। अब ओके। इस उसके पहले मैंने लैकेसिस, एंटियम क्रूड, साइग्नस साइग्नस सब बोल दिया है। तो बहुत सारे चक्कर दिमाग में चल रहे हैं ये केस सुन के। अभी बाकी के लोग बोलो, हाँ, लैकेसिस भी चक्कर। बोला है मैंने। यस सर, यस सर, देखा मैंने अभी लैकेसिस भी बोला है। और हाँ, बराबर है सर, लैकेसिस भी बोला है आपने। और बोलो चलो, ये बाकी सिग्नस। के लोग बोलो जल्दी जल्दी, मैम को जाना रहता है घर पे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बोलो। मैम, केस पढ़ने के बाद और रिपर्टाइज अगर हम लोग करें तो फ्रिवलस लेके और जो इंडिफरेंस ड्यूटीज को लेके, ऑर्फन फीलिंग लेके, डिल्यूजन इंजरी बिंग इंजोर्ड लेके, एलिमेंट फ्रॉम लव्ड वन, ये सब चीज को लेके तो फर्स्ट जो रिपर्टाइजेशन के बाद में आ रहा है वो लेकेसिस आ रहा है। लेकिन जैसे उसने उसके हस्बैंड के जाने के बाद जिस तरह वो सैडनेस में डूब गई है, और जैसे आपने बताया कि वो कितने एक दूसरे से क्लोज थे और एक दूसरे के लिए उन्होंने अपनी जो भी उनको पसंद नहीं थी वो चीजों को उन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैम सिग्नस सिकनस और जो सिक लव सिक की रेमेडी लग रही है मैम। तो रेमेडी तो आपसे ही सीखने को मिलेगा, बाकी रिपीटाइजेशन से लेकर से और हेलो, उसके बाद मेरी आवाज आ लव रही? सिक की मेडिसिन आ रही है मैम। हेलो। हाँ हाँ, हेलो मैम। हाँ, तो मैंने भी केस पढ़ा, तो सब वो फर्स्ट टाइम वो लैकेसिस ही लगा, लेकिन लैकेसिस मेकअप करना छोड़ती थी क्या? जस्ट बिकॉज हस्बैंड सेड सो।
यही ये तो। वहां पे, हाँ ये वहां पे मैच नहीं हो रहा है। ओके, ये डिफरेंट थॉट आया ग्रुप में, किसी ने नहीं बोला ये। बराबर। और एंड मतलब वो पोस्ट का काम करती थी, सब करती थी, मीन शी हैड हर रेगुलर इनकम, हाँ फिर भी उसको हस्बैंड से मांग के अच्छा लगता था पैसा। हाँ हाँ, मतलब जो चाइल्ड जैसा वो करते हैं ना, हट करते हैं, वो हस्बैंड से मांग के लेती थी। सो बहुत ही हस्बैंड और मोर लाइक अ फादर फिगर ऐसा थोड़ा लगा। ओके। क्योंकि कौन सुनता है ना हस्बैंड का इतना कि उसके लिए मेकअप छोड़ दिया। बोलो फिर क्या रेमेडी, फिर क्या लगा मैम? ये सब ग्रीफ एंड लॉस ऑफ हस्बैंड, ये सब मेरे दिमाग में एक बार नेट्रम रूल भी आया। She ओके। said ना, I cannot forget him, मैं उसके सिवा। मैम आवाज गया आपका। हेलो, हाँ वो उसने हाँ। ये भी बोला ना कि उनके बिना मैं अधूरी हूँ या कंप्लीट नहीं हूँ, समथिंग शी सेड ना। ये भी बोला है ना उसने, बोला जो है ना, मराठी में लिखा है। हाँ तो सर्वस्व ये एक बार सर्वस्व। बुरी लगी। हाँ, so that as if she has lost everything with him. और डिफरेंट थॉट आया जो ग्रुप में नहीं आया था, बोलिए और बोलिए। जी बताइए प्लीज। हेलो हाँ बोलिए सर। मैम, इस केस में हमने भी इसको एक बार सुना, तो अभी अभी जो हमारी एनालिसिस समझ में आई, इसमें एक चीज तो कंफर्म है कि इसका एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन है। और ये जैसे इसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम मेकअप ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना, तो उसको मान जाती तो इल्डिंग बेस्ड पोजिशन ले सकते हैं। अगर इल्डिंग की डिस्पोजिशन जो उसका इल्ड है और उसके डेथ ऑफ लव्ड वन से एक काज शुरू होता है, तो इसको अगर क्लब करते हैं तो 5 मेडिसिन आती है। सॉरी, एसेट, इग्नेशिया, नेट्रम, साल्फेनोसुर, आम्ब्रा, इतनी मेडिसिन इसमें से आती है। जिसमें अगर हम बेटे देना चाहें तो स्पेशली ये हस्बैंड की वजह से ऐसा है, तो थोड़ा सा सेलिबेसी का भी हमें एक्सपेक्ट लगता है कि कुछ सेलिबेसी का भी मामला इसमें हो सकता है। फिलहाल सेलिबेसी में तो कोई मेडिसिन नहीं, इसमें 5 में से कोई मेडिसिन सेलिबेसी में नहीं आती है। और जो रिलीजियसली जो थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाती है, तो उस हिसाब से केवल हमको इग्नेशिया, स्टेप और नेट्रम आती है। मेडिसिन उसी में ऐसी कि इग्नेशिया थोड़ा सा ज़्यादा लुक इसमें लगती है। जी थैंक यू। यील्डिंग डिस्पोजिशन, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, ऐसे 2 रूप लिए क्या सर आपने? नहीं, और भी रूप लिखी है। यह है, इसमें परसिवरेंस भी दिखता है कि हाँ ये जो है, यहाँ आपके पास दवा कराया, फिर कहीं और गया, फिर कहीं गया, फिर आपके पास घूम के आई, दवाइयाँ इसकी चल रही है। इसको ये भी लगता है कि डिल्यूजन अलोन की भी फीलिंग आती है, ये अलोन हो रही है। आपने कौन सी रेमेडी? इग्नेशिया। इग्नेशिया, वेरी गुड सर, इग्नेशिया भी लगनी चाहिए थी, बढ़िया। और हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हाँ मैम, ये जो लेडी है ना, तो आपने जैसे उसको बताया कि इसको एलिमेंट्स मुझे डेथ ऑफ हस्बैंड के बाद ही लगे। और ये जो उसके बर्ताव था ना हस्बैंड के साथ, कि उसके पास से पैसे लेना, उससे मांगना, अपने पास हो तो भी उससे मांगना, तो ये मुझे ज्यादा चाइल्डिशनेस से भी ज्यादा उसका रोमांटिक लव लग रहा है इसमें। हाँ, उनका जो रोमांटिक रिलेशन है कि नहीं मुझे आप ही दो, ऐसा जो लाड़ी प्रेम म्हणतात, तो उस तरह से लग रहा मुझे वो। तो मैंने 2-3 रूप लिए थे, और आपने जो एक्सप्लेन किया कि उसका डिसऑर्डरलीनेस, वो एक मुझे ज्यादा स्ट्राइकिंग लगा। तो मैंने 3 रूप लिए थे, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन,
एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रिप, क्योंकि ग्रिप में 100%, और चाउ थिकनेस, ये 3 लिए तो मुझे लैकेसिस आ रहा है, लेकिन फील थोड़ा सा सिग्नस का भी आ रहा है और एंटम क्रूड का भी आ रहा है, लेकिन इसका एडेप्टेशन देखा जाए तो आई विल गो विथ लैकेसिस। ओके, गुड। नहीं, ये मैं यही बोल रही थी कि आज ग्रुप में ये कौन सा रोग आ गया है कि रूब्रिक वाइज अलग लग रहा है, फील वाइज अलग लग रहा है, इसलिए मैंने पहले लिखा एक मैसेज कि ये ग्रुप में कौन सा रोग आ गया है भाई। क्या है? हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, तो सुनने पे तो ऐसे कि वो मतलब उतना वो नहीं लेती, पति से जैसा पति बोला वैसे करती थी, है ना। तो ऐसा लगा कि वो चार्म है, फ्राइवुलस है, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव वन, और कहती है कि ऑर्फन। लेकिन उससे पहले का सिनेरियो क्या है कि कहीं भी जाती थी तो पति के साथ ही जाती थी, है ना। चाहे मायके गई, कहीं भी जाए गई, क्लिनिक आई, तो मतलब उसके बिना कहीं रह नहीं सकती थी। तो यदि पहले के यदि उस हिसाब से देखा जाए तो वैसे एक सिग्नस भी होता है, लेकिन अभी ऐसे इतना ज्यादा इचिंग और ये चीज वो आ रहा ना, तो लेकेसिस भी है। तो लेकेसिस डेडी सिग्नस में रह रहे हैं। मतलब आप सब लोगों ने ये तय कर लिया है आज लैक्टिसिस डीडी करेंगे ही, उसके साथ सिग्नस डालेंगे या फिर फोनाइन डालेंगे? चलो मतलब मेरा दिमाग का दही है आज। बोलिए सर, बोलिए सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो ये तो कोनियम है, कोनियम लगता है मुझे, क्योंकि क्या है कि ये जो दोनों का जो बॉन्डिंग है वो 2 अंशों का जोड़ा जैसा है, और रूब्रिक भी सपोर्ट करता है, एलिमेंट फ्रॉम सेलिबसी है, देन डेथ फ्रॉम हस्बैंड का भी है, और तीसरा एक रूब्रिक है, तो कोनियम है। और ऐसा ही एग्जैक्ट डिक्टो केस मेरे पास आया था, कल ही मेरे एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप में डाला था, तो यही थीम भी एक ही है। उसके हस्बैंड के जाने के बाद ही उसको बहुत सारी पर्सनालिटी में चेंज आया, काम में चेंज आया, तो ये कोनियम बहुत नजदीक लगता है। और इसमें एक रूब्रिक है डिल्यूजन गीज, यानी वो चातकी जैसा होता है ना, कि एक दूसरे के बिना जब वो एक चला जाता है तो दूसरा के जिंदगी में एक खालीपन आ जाता है, या डुबकी मार के मर भी जाती है चातक। तो ये एक ऐसा केस मुझे लगता है कोनियम का, तो मुझे तो कोनियम ही लगता है, नॉट ओनली विथ फीलिंग, विथ सपोर्ट ऑफ रूब्रिक ऑल्सो फॉर इट हैज कम। तो माय टेक इज कोनियम। सर वो केस में हेलो सर उस केस में कल हम भी सुन रहे थे आपका एनालिसिस जो था, क्योंकि मैं थोड़ा एस्ट्रो सीखना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था, तो हमने सोचा इसमें देखते हैं क्या कुछ अलग नजरिया होगा। आपने सारे लोगों को जो है अनम्यूट कर दिया था, म्यूट कर दिया था, वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, आप ओपिनियन मांग रहे थे, कोई बोल नहीं पा रहा था, तो जो है ओके यस सर, यस। उस केस में आपके ओपिनियन पे मतलब कुछ कमेंट लोगों को करना था, हमको भी करना था, हम लोग हाथ भी उठा रहे थे उसमें, तो अनफॉर्चुनेटली वो सबके साथ सबको अनम्यूट, आपको सबको म्यूट कर दिया था, तो कोई बिना आपके अनम्यूट के कोई फ्रेंड से अनम्यूट नहीं हो सकता था, तो इसीलिए किसी का कोई कमेंट नहीं आया और आपने उसको जो है बैंड अप कर दिया था। तो कोनियम आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा था, डिल्यूजन गूज सीरीज करके था, उसमें सिंगल मेथड कोनियम थी, वो आपने बताया था। तो गूज का केस नहीं, लेकिन सर एक मिनट है सर, लेकिन गूज का अंडरस्टैंडिंग क्या था सर, फिर आप थोड़ा बता सकते हो? गूज का मीनिंग क्या है? वो चातकी, जैसे उसका हिंदी नेम तो मुझे पता नहीं, हम गुजराती में चातक चातकी बोलते हैं। चातक यानी मेल, चातकी यानी फीमेल,
घूस यानी मेल, गीस यानी फीमेल। तो दोनों का इतना इंटेंस लव होता है, तो एक मर जाता है तो दूसरा उसके साथ पानी में डूब के मर जाता है। वो बहुत तड़प तड़प के वो मरती है उसकी याद के पीछे। तो ये रूब्रिक मुझे जानी एक केस आया था पहले भी, जानी साहब ने मुझे सिखाया था। तो ये केस आया तो मैंने कॉनियम दिया, तो कॉनियम से विद इन अ मंथ जो प्रॉब्लम थी फिजिकल और मेंटल दोनों में बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। तो कल मैंने ग्रुप में डिस्कस किया था और आज ऐसा ही केस आया, ऑलमोस्ट सेम है, खाली कैरेक्टर अलग अलग है, बेसिक स्टोरी सेम ही है। बराबर है सर, लेकिन ऐसे होता है ना कि बराबर है सर आपका, आपने जो बोला कि वो पानी में गिर के तड़प तड़प के मरता है ना सर। नॉट ऑन द ऑल केसेस, ये तो लास्ट फेज में होता है। लेकिन जब बोल रही हूँ सर कि वो तड़प तड़प के मरना है ना, वो कोनाइन का अलग है। मतलब ये जो तड़प तड़प है ना, ये कोनाइन की तड़प क्या है ना, एक सेक्स की तड़प होती है। सेक्स जो होता है, कोनाइन का सेक्स जो होता है ना, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो कोनाइन कैसे होता है ना, किसी को और बोलना है क्या, बोलिए फिर मैं फिर बोलती हूँ, मैं बाद में बताती थी कोनाइन का। हेलो मैम, मैंने जो एक बार किसी का केस देखा था, कोनियम का ही था, और उसमें इस चीज को थोड़ा सा मुझे जो समझ में आया था, वो मुझे यूं लगा कि कोई पर्सन जो होता है, पर्टिकुलर पर्सन, वो किसी बड़े आदमी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, और इन्फ्लुएंस होने के बाद में उसके अंदर भले ही वो कैपेसिटी ना हो, लेकिन वो उसकी देख करके क्यों इतना बड़ा आदमी है और इसकी इतनी लोग मान रहे हैं, ये सब हो रहा है, और इसके बाद में फिर वो उसके पीछे उसको फॉलो करता है। लेकिन इसके अंदर चूंकि कोई अपनी कैपेसिटी नहीं है, तो ये कर नहीं पाता है, तो ये दिक्कत हो जाती है। मुझे ये चीज थोड़ा समझ में आई थी कोनियन में, गीज का ये थोड़ा सा अर्थ मुझे समझ में आया था, बाकी तो आप बताएंगे। सर आपने जो बोला है अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो होता है वो खुद करता नहीं, मतलब वो डिपेंडेंट है, बराबर सर। तो इसे हम पैसिव इंडिविजुअल से, कोनियम जो होता है वो पैसिव इंडिविजुअल होता है। मैंने एचपैथी से ऑनलाइन से ये लिया है, मैंने ग्रुप में डाला है। तो पैसिव इंडिविजुअल हु बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अ पार्टनर आइदर इमोशनली और सेक्सुअली। ये जो कोनियम जो होता है इमोशनली और सेक्सुअली वो डिपेंड रहता है पार्टनर पे। हेलो, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। लेकिन ये इमोशनली जो डिपेंड होता है वो भी कैसे होता है, आगे उन्होंने दिया है, द पैसिविटी में बी इन वन रिलेशनशिप, दे मे बी इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल एल्सवेयर इन देयर लाइव्स। मतलब ये पैसिवली एक्टिव रहते। पैसिव का भी मीनिंग निकाला है जो मानिक सर ने ही दिया था, मैं वो भी ग्रुप में डालती हूँ, तो मुझे पढ़ के बताना। तो पैसिव का मीनिंग ऐसे दिया है कि पैसिव इज अपोजिट ऑफ एक्टिव। इन इंग्लिश क्लास यू माइट बी एडवाइज टू अवॉइड द पैसिव वॉइस। इन केमिस्ट्री अ पैसिव सब्सटेंस डजंट रिएक्ट। मतलब कोनियम जो होता है वो रिएक्ट नहीं करेगा। पैसिव रेजिस्टेंस इज अ वे टू प्रोटेस्ट पीसफुली। When you have passive, you do not participate much and you are not very emotional. मतलब जो पैसिव बंदा रहेगा वो ज्यादा इमोशनल नहीं रहेगा। हमारे पेशेंट में ऐसा था क्या? In chemistry, the passive means unreactive except under the special extremes of condition inert. तो ऐसा नहीं है। मतलब ये जो पैसिव कोनाइन जो रहता है ना वो डिपेंडेंट बंदा है, पैसिव बंदा है। और आगे चल के उन्होंने ये भी आया कि पैसिविटी में बी इन वन रिलेशनशिप, देयर में बी इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुली एल्सवेयर इन देयर लाइफ। मतलब कोनाइन का जो सेक्स होता है वो दूसरे जगह पर भी वो उसे मिल सकता है। मतलब इसका ऐसा है कि नॉट जस्ट इन हैप्पीली मैरिड कपल्स वेयर वन हैज डाइड। मतलब एक अगर मर गया तो फिर वो दूसरा सेक्स ढूंढेगा कोनाइन। क्यों ढूंढेगा? क्यों ढूंढेगा दूसरा सेक्स कोनाइन? बोलो, कोर क्या है कोनाइन का? मटेरियलिस्टिक है वो, एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबसी है उसको। पक्का मटेरियलिस्टिक बंदा है, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअलिटी सेलिबसी में। तो ऐसा मटेरियलिस्टिक बंदा
मुझे बताओ वो लिपस्टिक लगाना वगैरह छोड़ देगा क्या? नहीं। देखा उसको तो अच्छी लगेगी लिपस्टिक वाली बीवी। मटेरियलिस्टिक को कैसा लगेगा? बगैर मेकअप की चलेगी क्या उसको? नहीं सर, वो खुद मटेरियलिस्टिक नहीं है सर, ये नहीं बोल रही पेशेंट। अगर वही तो मटेरियलिस्टिक जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं रह सकती ना। अगर वो मटेरियलिस्टिक होती तो वो लिपस्टिक लगाना वगैरह ये चीजें उसे बहुत मेकअप बहुत पसंद था, इसे उसने बोला भी है वही कि तो शादी के मैंने पहले केस सुनने के बाद पहले यही डाला है कि मेकअप छोड़ने वाली कौन है ये मोहतरमा अपने हस्बैंड के लिए। हाँ बराबर है, मेकअप छोड़ने वाली मोहतरमा ढूंढने यानी। तो हम लोग कोनाइम के थोड़े से रूब्रिक्स में बताते कोनाइम क्यों नहीं ना, ये हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अभी समझा थोड़ा सा कोनाइम क्यों नहीं है? एक मिनट बोलूं मैं? हाँ सर, अभी मुझे बोलना है फिर भी अभी, लेकिन बोलो। नहीं, एक ऑडेसिपेयर में कोनियम का केस है। हाँ वो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसका हस्बैंड उसके साथ था, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में उसका डेथ हो गई। तो वो डॉक्टर को यही बता रही थी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसने मेरे लिए क्या क्या कपड़े लाए थे, क्या क्या किए थे, ये किए थे, वो ये किए थे। ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच था उसमें। कपड़े बोलेंगे मीन्स मेरे लिए गाड़ी लिया, उनको बंगला लिया, ये सब बोलेगा। मटेरियल जो चीजें हैं उस पर कोनाइम का ध्यान रहेगा। कोनाइम का ध्यान इमोशनल अटैचमेंट में ज्यादा नहीं बट रहेगा। मैम सर्टन टाइम के बाद वो भी उसको छोड़ देती है ड्यू टू हर हस्बैंड। जो उसको वीरा होता है या एक खालीपन लगता है तो वो भी कपड़े छोड़ देता है और मटीरियल थिंग छोड़ देती है। कोनाइम में मार्क है। हाँ बाद में होता है सर, जब उसे मिलता ही नहीं है वो सेक्स, हाँ तो फिर बस वो ऑब्वियसली कोई भी छोड़ देगा। जब उसे नहीं मिलेगा सेक्स तो वो छोड़ देगा। मैं कोनाइम के थोड़े रूब्रिक्स पढ़ती हूँ तो फिर आपको थोड़ा सा वो समझेगा कि ओवरऑल कोनाइम क्या रहता है। तो मैंने वो कंप्लीट रेपर्टरी उसमें से कोनाइम के थोड़े रूब्रिक्स लिए। तो एडवाइस फ्रॉम अदर एवर्जन टू, ऐसा रूब्रिक है कोनाइम का। तो हमारा पेशेंट के हस्बैंड ने उसे एडवाइस दिया कि लिपस्टिक नहीं लगाना है, मेकअप नहीं करना है, एडवाइस ही दिया ना उसको, लेकिन उसने माना, एवर्जन किया क्या, और हस्बैंड गुजर जाने के बाद भी वो फॉलो कर रही है अभी तक, उसने वो लिपस्टिक नहीं लगाती है। हेलो, समझ में आ रहा है कोनाइम क्यों नहीं है? यस। और दूसरा रूब्रिक है एब्सॉर्ब बॉडी इन थॉट सैडनेस इंडल्जेंस इन। ये एब्सॉर्ब नहीं है। एब्यूजिव इंसल्टिंग इंटीमेसी ऑफ अदर्स बाय, ये कोनाइम बहुत एब्यूजिव रहता है। और कोनाइम का एब्यूजिवनेस पैसर बाय मतलब उसके साथ जो आदमी चल रहा है उसके साथ भी वो एब्यूजिव रहेगा। इतना एब्यूजिव रेमेडी है, मतलब इसके लिए जो आदमी करेगा उसको भी एब्यूज कर देगा। ऐसा लगा हमारे पेशेंट में कहीं पे भी? बिल्कुल नहीं लगा। नहीं। हाँ, तो एंगर। और एक रूब्रिक है, एक मिनट मैं इसमें रेपर्टरी में खोलती, फिर मुझे याद नहीं रहती इतने रूब्रिक कैसे याद रखे। हाँ, तो इसका एक एंगर हस्बैंड स्पाउस, एंगर हस्बैंड स्पाउस टूवर्ड्स इज, ऐसा एक रूब्रिक है। उसमें भी कोनाइम है। हमें कहीं पे भी लगा इसका एंगर हस्बैंड की तरफ, इसने मेकअप छोड़ दिया इसका जो इसे बहुत पसंद था, फिर भी इसने हस्बैंड के बारे में एक भी गलत शब्द या कुछ बोला क्या? तो इसीलिए वो नहीं। और कोनाइम का ऐसा है, कोनाइम का और एक रूब्रिक है एंजाइटी हंगर फास्टिंग ड्यूरिंग, मतलब कोनाइम का हंगर क्या है? कोनाइम का हंगर उसका सेक्स है। तो ऐसा भी नहीं लगा हमें इस केस में। और कोनाइम का और एक रूब्रिक है एंजाइटी टाइम एज इट सेट इन, मतलब जैसे कि उसको ऐसे लगता है कि टाइम सेट हो गया है और मैं काम करूं, लेकिन इस पेशेंट का ऐसा नहीं लगा कुछ भी, वो तो बिंदास थे। हेलो, समझ में आ रहा है? यस ये रूब्रिक Yes, सिकनेस ma'am. में भी है। एंजाइटी हेल्थ सेलिबसी फ्रॉम, कमिटमेंट डिफिकल्ट इनएबिलिटी फॉर लव्ड वन, एक मिनट, फॉर्चून फ्रॉम रिवर्सल ऑफ। कोनाइम का एक रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम फॉर्चून फ्रॉम रिवर्सल ऑफ। तो ये कोर है इसका कि इसका फॉर्चून क्या होता है। कोनाइम का फॉर्चून है ना, वो
खुद पैसिव इंडिविजुअल है, जैसे सर ने बोला वो डिपेंडेंट है, पैसिव है, अगर उसका पार्टनर मर जाता है ना तो कोनाइन को सेक्स नहीं मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर डिपेंड था ना। लेकिन वो वहीं पे रुकता नहीं है कोनाइन, वो दूसरा पार्टनर ढूंढ लेता है, क्योंकि यही पे ही बोला है नॉट जस्ट इन हैप्पीली मैरिड कपल्स, वो एक ही जगह पर सेक्स नहीं ढूंढेगा, अगर उसका पार्टनर गया तो वो दूसरा ढूंढ लेगा, इसलिए ये कोनाइन नहीं है। समझ आया? यस मैम। कोनाइन का अगर पार्टनर बीमार वगैरह हो गया ना, ये कोनाइन की एक शेड है, बीमार अगर हो गया ना तो वो बहुत चिढ़ता है, इसको कुछ पड़ा नहीं वो बीमारी, इसको सिर्फ सेक्स दो, इसको एंजॉयमेंट चाहिए, उसको मनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक के बहुत, इसको मनी पैसा फेम वगैरह ये चीजें चाहिए होती कोनाइन को। हमारे पेशेंट में कहीं पे भी ऐसा लगा, बहुत सारे रूब्रिक से बहुत बड़ी रेमेडी कोनाइन में थोड़ा थोड़ा निकाला है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ढोबल माना नहीं बोलते ना हम लोग, एक गिस्ट, अगर पेशेंट आया तो ऐसा ऐसा है ऐसा नहीं है, बस डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। तो कोनाइन मटेरियलिस्टिक है, सेक्सुअल रेमेडी है, मतलब उसको सेक्स चाहिए पार्टनर से, और वो पार्टनर मर गए तो दूसरा पार्टनर वो ढूंढ लेगा सेक्स के लिए, बस इतना याद रखो वो कोनाइन। और कोनाइन एक रूब्रिक में है जेलेसी, जेलेसी के एक रूब्रिक के सेक्सुअल का निकालो, रेपट्री जेलेसी सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन, मतलब अगर किसी को सेक्स मिल रहा होता है ना तो ये जेलस हो जाएगा। ये कहीं पे फील आया? तो इसीलिए ये कोनायम नहीं। क्लियर हुआ कोनायम का डीडी? यस मैम। मैम भागवत सर ने एक बार बताए थे कोनायम के बारे में, तो मैं बोलूं मैम? हाँ बोलिए ना। मैम एक्चुअली जब उसके पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो ये बोल के रोता है कि वो थी तो मुझे टाइम पे खाना देती थी, मेरे वो उन चीजों को याद करके रोता है, ना कि उसके लिए रोता है। परफेक्ट। ये मटेरियलिस्टिक, वही मैं बोल रही हूँ ना, ये मटेरियलिस्टिक जो चीजें होती है ना वो बोलेगा कोनायम हमारे पास आने के बाद। जैसे कभी मानिक सर ने बोला है कि ऑडेसिपर में ये ऐसी केस है कि वो मेरे लिए कपड़े लाता था, मुझे घुमाने लेके जाता था, हम लोग इतना एंजॉय करते थे, मैं इतना मैं उसके साथ जाती थी, वो खाना खाती थी, है ना। तो ये जो चीजें है ना वो ज्यादा बोलेगा कोनायम जब उसकी पार्टनर की डेथ होगी, इसलिए वो तड़प तड़प के मरेगा ना। समझा कोनायम डीडी? यस मैम। और कोनायम का और एक रूब्रिक है कॉन्फ्लिक्ट एग्रीवेशन डिस्कॉर्ड एलिमेंट्स फ्रॉम पार्टनर हस्बैंड। तो इसका तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट इसके हस्बैंड के साथ हुआ ही नहीं है। और डार्कनेस एग्रीवेशन ऐसा रूब्रिक है, उसमें भी कोनायम। मतलब समझो कि कोनायम का जो पार्टनर के साथ जो बॉन्डिंग होता है ना वो मटेरियल लेवल का होता है। जैसे हमारे पेशेंट में हमें नहीं दिखा ना कहीं पे भी, तो वो मटेरियल लेवल का बॉन्डिंग है वो दोनों में। अगर मटेरियल लेवल का बॉन्डिंग होता तो वो मेकअप करना बिल्कुल नहीं छोड़ती। क्लियर? अभी सिग्नस पे आते। इस पर किसी को डाउट हो तो बोलो, नहीं तो फिर चलो सिग्नस पे आते। सिग्नस का बोलो। अभी सिग्नस है ये लेडी? कितने लोगों को लग रहा है अभी सिग्नस है? आप लोग जो रूब्रिक एंड फील में जो जम्बलिंग कर रहे हैं ना वो नहीं आना चाहिए मोस्टली, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम लोग। उसके लिए ना वो जो रेमेडी ना उसका मटेरियल रेमेडी का भी हमें पता होना चाहिए और रूब्रिक वाइज भी आना चाहिए। और फील जो होता है ना, हम लोग जो फील बोलते हैं ना, फील पे ज्यादा मत ये करो, क्योंकि हर एक रेमेडी का फील हम लोग नहीं ले सकते, ये मुझे हमेशा लगता है। क्योंकि फील लेना बहुत डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे होता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है हमें, तभी हम लोग केसेस क्रैक कर पाएंगे। नहीं तो फिर फील पे जाएंगे तो हर एक रेमेडी का फील नहीं पकड़ सकते, या फिर हम लोग याद भी नहीं रख सकते ना इतना। सिग्नस का कैसे होता है? डेथ के बाद क्या होगा? जब हस्बैंड की डेथ होगी तो उसका रिएक्शन कैसे होगा सिग्नस का?
एकदम ग्रिप में चला जाएगा या लोन में चले जाता है वो? हाँ, ग्रीफ में चला जाएगा। जी। और मीनिंगलेस डिसाइड रहता है वन इसकी लाइफ। वन से मतलब कंटिन्यूस सोल्यूशन वीपिंग भी रहता है उसमें। एक एक बोलो। हाँ, एक बोलो। हाँ, बोलो। ग्रिप में जाएगा, ये समझा मुझे। और क्या बोला कोई? वीपिंग बोला। हाँ, वीपिंग भी बहुत वीपिंग रहेगा। और अगर सिकनेस रहता तो वो हस्बैंड के बारे में ज्यादा बात करती ना, हस्बैंड के बारे में ज्यादा बात करती। ऐसा क्या? कट हुआ आवाज। उसके आवाज में उतना उदासी नहीं लगा ना मैम, जब केस ले रहे थे आपको उतनी उदासी नहीं लगी उसकी आवाज में। हाँ, कहा वो सैडनेस, वो उदासी, वो सैडनेस जो बोलते हैं ना, वो कहाँ लगा हमें। और सिकनेस का तो हर्ट की रेमेडी ना वो, ऐसे समझो ना आप लोग। जो भी चलता है ना सिकनेस का, वो बाय हार्ट रहता है। वो जो रोना है वो भी बाय हार्ट आएगा इसका। ऐसा रोना ऐसा लगा ये पेशेंट का कि वो दिल से, मीन्स वो उसके दिल में पूरे आंसू भरे हुए थपाथप। वो कोर है ना सिकनेस का। और सिकनेस का और एक बता दी चलो। और भी सिकनेस के और रूब्रिक जो है उसमें क्या है, टाइम एज इफ सेटिंग, ये भी रूब्रिक है सिकनेस में। दूसरा रूब्रिक है एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट ओन। निकालो, एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन हिज ओन। कितने रेमेडीज है उसमें? मैं कंप्लीट देख रही हूँ। 38 रेमेडीज है ना उसमें। तो इसमें सिकनेस है ना, सिकनेस ही है ना उसमें। हेलो, तो इसमें सिकनेस ही, स्क्रीनशॉट डालो आप लोग। एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन कहीं पे भी लगा इस पेशेंट को, इसकी बच्चों की चिंता है, उसकी फाइनेंस की चिंता है, इसके जो बच्ची है, सिर्फ उसने बोला मेरे बच्ची का एज भी कम हुआ है। अगर मेरे बच्ची का एज भी कम हुआ है तो फिर मैं मेरे बच्ची को कुछ अच्छे से करके खिलाऊंगी, लड्डू बनाऊंगी, मेडिसिन टाइम पे दूंगी। ऐसा कहीं पे भी उसके मुंह से आया? एंजाइटी भी नहीं लगी और केयर भी नहीं लगी उतनी नहीं। हाँ, बराबर। तो चिल्ड्रन का तो कुछ भी नहीं है जो कि सिकनेस में रहेगा। फाइनेंशियल मैटर्स का एंजाइटी रहेगा, मनी मैटर्स का रहेगा, एंजाइटी लव्ड वन ऐसा रूब्रिक है वो भी रहेगा सिकनेस में। तो केयरफुल्स ऑफ मनी मैटर्स है वो भी रहेगा। ये कहीं पे भी अभी देखो, जब घर का जो करने वाला जो रहता है वो अगर गुजर जाता है ना, तो पहले तो ये चीज होती है कि फाइनेंशियल जो होते हैं ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी इसके मुंह से हमने सुना क्या कि इसके फाइनेंशियल डिस्टर्ब हुए, या फिर कुछ भी नहीं। इसकी जो लड़की थी वो जाके कलेक्शन करती थी। उसकी जो लड़की थी उसकी पढ़ाई बंद की, उसने 1 साल तक वो घर पर बैठी और फिर वो कलेक्शन करती थी वो लड़की। और ये जो पेशेंट है वो घर में बैठती थी। तो सोचो है क्या फिर ये सिकनेस नहीं है, सिकनेस भी नहीं है। डिल्यूजन चेस्ट टीयर्स फुल ऑफ ऐसा रूब्रिक है उसमें है। और सिकनेस का और एक रिएक्शन रहेगा जब उसका पार्टनर छोड़ के, अभी ये रिएक्शन पे रेमेडी देनी ना, उसका पार्टनर जब उसको छोड़ के जाएगा ना, तो डेथ थॉट्स ऑफ अलोन एग्रीवेशन बीइंग सैडनेस विथ ऐसा रूब्रिक है। ये कहीं कहीं पे भी बोली कर डेथ के थॉट्स आ रहे हैं या ऐसा कुछ, कहीं पे भी ऐसा लगा? जो पेशेंट जो बोलता है ना वो थ्रू आउट रहता है केस में। तो हमें वो भी देखना है। सिंगल रेमेडी रूब्रिक है डेथ थॉट्स ऑफ अलोन एग्रीवेशन बीइंग। ये अकेली है, फिर भी इसके दिमाग में डेथ के थॉट्स नहीं आ रहे अभी। हाँ, ये बोली ना मेरा सर्वस्व था वो गए, ऐसे बोली थी ना वो। लेकिन डेथ का थॉट बोली कि उसके साथ, तो नहीं दे सकते हम लोग। डिस्पेयर फाइंडिंग ऑफ अ लाइफ पार्टनर ऐसा रूब्रिक है।
तो ऐसा लगा उसको, वो फिर से वो ढूंढ रही है लाइफ पार्टनर को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगा। सिर्फ क्या बोली वो, मैं पोर्की हो गई। वो तो रिलीजियस में जा रहा है अभी निकालने के लिए स्टेट हाँ से। वो, यस यस, रिलीजियस में जा रही है अभी। वो जो होता है ना, वो 4 सेकंड फीलिंग अलोन इन द वर्ड वन इज लेफ्ट, ऐसा सिग्नस को लगेगा। ऐसा इसको लगा क्या वो 4 सेकंड हो गई है? इसको क्या लगा, नहीं ये ऑर्फन हो गई है, ऑर्फन हो गई है। वो पोर्की बोल रही ऑर्फन ले लो। मैं अभी रेमेडी डिस्क्लोज करती हूँ, उसको ऑर्फन ले लो। अभी बहुत कम रेमेडीज है उसमें। सिग्नस में ऐसा है कि रिसेंटमेंट एज वाइफ स्पाउस टू, मीन्स जो गुस्सा रहता है। देखो, सिग्नस भी गुस्सा करती है हस्बैंड और स्पाउस, ऐसा दिया है। इस केस में कहीं पे भी लगा इसका गुस्सा है हस्बैंड की तरफ। सिग्नस में भी है, कोनाइम में भी गुस्सा है, लेकिन इसमें गुस्सा नहीं है हमारे पेशेंट में बिल्कुल, ये भी समझो। और एक है ये जो सिग्नस है उसमें सेंटिमेंटल फैमिली रिलेशनशिप अबाउट, इसको फैमिली की कुछ भी पड़ी है कि हमारी पेशेंट को? नहीं मैम। तो छोड़ो, अभी सिग्नस छोड़ दो। समझा सिग्नस क्यों नहीं है? जी मैम। जी मैम। तो चलो, अभी मैं कैसे, कौन सी रेमेडी भी दी और कैसे, और साइप्रा बोला ना किसी ने, साइप्रा इलोंगेटा। ये क्यों नहीं बोलो अभी? आप लोग ही पढ़ाओ मुझे ये साइप्रा भी। साइप्रा एक लाइन कहता तो एक कोर रूब्रिक है कि उसको लगता है उसकी खुद की एक छोटी सी दुनिया है, उसी में सेफ है, वो बाहर ही नहीं जाता है। तो ये नहीं था ये केस में। हाँ, और वो बहुत डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए हम साइप्रा पे नहीं थे। मदर से। नहीं मतलब जो भी उसकी केयर करेगा उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है, और उसका एक अलग दुनिया होता है जिसके अंदर तो बाहर नहीं जाना चाहता है। वो हाँ, अगर सेपरेट हो जाए तो वो ग्रिप में चला जाता है। यस, वो भी रोएगा। सिप्रा भी है ना, रोएगा हमारे सामने। जब भी वो आदमी जिस पर वो डिपेंड था, जो उसकी मदर थी, उसका नाम आने के बाद सिप्रा भी बहुत रोएगा, जैसे मिस सिग्नस रोएगा। रोता है, क्रूड भी रोता है। हाँ, लेकिन लव सिक थे क्या यहाँ पे? नहीं पैशन लगा कुछ, एसिड पास में पैशनेट होता है। यहाँ पे ऑर्फन 4 सेकंड ऐसा फीलिंग ज्यादा था। ऑर्फन का फीलिंग ज्यादा है ना? तो ऑर्फन ले लो पहला रूबी। और दूसरा क्या, मैंने हिंदी ट्रांसलेशन में जो डाला है ना, वो बहुत सटीक डाला है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग रेमेडी पे आ जाओ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब हमारे प्लेटफॉर्म पर सारे होम पैक एक ही रेमेडी पर जब तक नहीं आते ही, तब तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि देखो, एलोपैथी के पास अगर फीवर का पेशेंट आए तो वो इजीली पैरासिटामोल दे देती है, क्योंकि उनको पता है इसको पैरासिटामोल ही देना है। वैसे ही जब तक हमारे होम्योपैथी में वो नहीं होता है, जब तक हम लोग एक रेमेडी पे नहीं आते, तब तक हम लोग घूमते रहने वाले। हमारे केसेस सबके नहीं सॉल्व होंगे ना। इसलिए केस ऐसी लो या फिर केस प्रेजेंट ऐसी करो कि सब लोग एक रेमेडी पे आने चाहिए। तो फिर मुझे भी ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं जो पहुंचाना चाहती हूँ पेशेंट मीन्स, तो वो पहुंच गए आपके पास। तो बहुत सारे लोगों ने लैक्टेसिस बोला है, बहुत सारे, लेकिन लैक्टेसिस जो बोला है सब लोगों ने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं बोला, मुझे ये नहीं समझ में आया। तो सब लैक्टेसिस वालों को कांग्रेचुलेशन। इससे मैंने लैक्टेसिस मैम लास्ट में मैं बोला सिंपली सोचा तो लैक्टेसिस दिया इस पेशेंट को मैंने, और इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ इस पेशेंट में, बहुत बढ़िया। वो मीन्स पूरा डिप्रेशन से बाहर आ गई। 30 दिया था, बाद में वाटर डोज दिया था शायद से। मुझे वो पोटेंसी याद नहीं, बहुत पुरानी केस है। तब सिप्रा तो मुझे पता ही नहीं था, सिग्नस भी पता था, लेकिन सिग्नस जैसा नहीं लगा ये ना रो ना धो, इसलिए मैंने वो नहीं दिया। मैंने सिर्फ 2 ही रूब्रिक लिए जो मैंने हिंदी ट्रांसलेशन में बोला है, वो तो केस में नहीं था मराठी के। वो जो कर रही थी ना बिहेवियर, उसका कैसा था, वो चाओटिक थी ना, वो चाओस का है वो,
हेलो, चाओटिक चाओटिक केओटिक। चाओटिक केओटिक। ये हमको जी जी हमको ये दिक्कत आती है, ये केओटिक है वो वैसे, लेकिन चलता है उतना। हाँ, केओटिक चाओटिक जिसको जो लेना है वो लो, और ऑर्फन एक ले लो। कितने रेमेडीज पे आ रहे हैं हम लोग? मैम लैकेसिस मैग्योर। लैकेसिस मैग्योर, यस, है ना। इतना सिंपल था। सिर्फ हमें पेशेंट को समझना है कि कोई भी चीज उसके साथ जब होती है, उसकी रिएक्शन कैसी होती है, हमें अडेप्टेशन जो होता है, पेशेंट का रिएक्शन क्या होता है, उस पर रेमेडी देनी होती है। इस पेशेंट ने क्या अडेप्ट किया ना कि वो चाओटिक हो गई, ऑर्फन फीलिंग आया उसमें, वो ऑर्फन हो गई है। और कौन से चीज के बाद ऑर्फन हुई है? उसके हस्बैंड के बाद, मतलब उसका हस्बैंड जो था उसके लिए वो लव्ड वन था, है ना। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। अगर हम लोग ये 3 रूब्रिक्स लगाते हैं तो सिंगल लैकेसिस निकल के आती। इतना घूमना नहीं था, कुछ नहीं था, इतना दिमाग नहीं लगाना था, कोनाइम नहीं था, सिकनेस नहीं था, और जो भी एसिड फॉस वगैरह बहुत था, तो कुछ भी नहीं था, इतना सिंपल था ये। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल लैकेसिस। अगर हम लोग रेट्रो में देखेंगे तो थ्रू आउट लैकेसिस ये पहले भी मेरे पास एक बार आई थी, तब ये मुझे बहुत ही इगोस्टिक लगती थी, तो मैं उसको प्लेटिना दिया था मेरे पहले एक बार, लेकिन प्लेटिना ने उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया। दूसरी चीज के लिए आई थी तब बोलती हूँ। तो ये पहली बार आई, उसको लैकेसिस दिया फिर इस बार। तो ये समझा मैंने के लिया। हाँ मैम केओटिक थोड़ा दिखाइएगा। वो जो बोल रही है ना, उसका कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज कहीं पे भी कैसे भी कर देती है, उसका कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। उसके मन में आया, किया, उठा बैठा, वो बोली ना, वो उसकी सारी चीजें ना वो उसकी बच्ची करती, वो कुछ भी नहीं करती। मेरे पास भी जब आती ओपीडी में, एक फॉलोअप में था ना कि मैंने बोला कि हाँ आया करो जल्दी से, ऐसा था फॉलोअप में। मैं जब भी ओपीडी का टाइम रहता था मेरा बंद करने का, वहीं पे वो आ जाती थी। ऐसे मीन्स हम लोग मराठी में अस्त व्यस्त बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलेंगे यार इसको? अस्त व्यस्त ही बोलते हैं। तो ये ऐसे ही रहती, मीन्स उसका है ना बिल्कुल कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं रहती थी इसकी, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं रहती थी। कैसे भी रहो, कैसे भी करो, कौन सी भी टाइम पर निकलती वो कलेक्शन करने। समझ में आ रहा है ये चाओटिक? यस मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैडम, पल्सेटिला कैसे रूल आउट करेंगे, क्योंकि वो भी केओटिक में है। सिर्फ वो एलिमेंट्स डेथ ऑफ लव मर्ज में नहीं है, एलिमेंट्स ग्रीफ में है। तो मुझे पल्सेटिला लग रहा था, क्योंकि वो हस्बैंड से पैसे मांगती थी, मतलब वो अफेक्शन जो मिलता था दोनों को एक दूसरे से, वो मिस कर रही है। पल्सेटिला लग रहा था, तो उसको कैसे रूल आउट करेंगे इसमें? देखो वो भी तो काम नहीं करती है, बच्चियों से काम करवाती है दूसरों से। तो पल्सिटिला का ऐसे होता है ना, पल्सिटिला को एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन के रूब्रिक में नहीं है, और को भी ऐड भी नहीं होगी, क्योंकि पल्सिटिला ऐसी होती है, अगर कोई भी इसके लव्ड वन की डेथ हो गई ना, तो वो दूसरा लव्ड वन ढूंढती है, जैसे कोनाइल का है। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू मैम। और एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस में अगर सिंथेसिस रेपर्टरी भी निकालेंगे हम लोग, तो उसमें शायद से कोनाइम नहीं है। पल्सेटिला है मैम, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन है क्या? पल्सेटिला है। देखो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, इसमें लैकेसिस है, कोनायम मेरे सिंथेसिस रेपर्टरी में कोनायम नहीं है, और पल्सेटिला भी नहीं है। पल्सेटिला है मैम, सिंथेसिस में पल्सेटिला है। कौन से? मेरे इसमें नहीं है। मोबाइल सिंथेसिस में पल्सेटिला है। डेथ ऑफ लव्ड वन में नहीं है मैम। जी।
मेरे जानकारी में नहीं होगी, मुझे पता नहीं। नहीं है मोबाइल मैम। एलिमेंट मोबाइल है मैम। एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, पेरेंट्स आर फ्रेंड्स ऑफ। हाँ, ये पेरेंट्स मोबाइल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ सर पेरेंट्स से ऑप्शन आता है ना, वहां से तो पेरेंट्स एंड एप्लीकेशन आता है फ्रेंड्स इसलिए। सर, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स सर उसका है ना, तो उसको है ना, उससे चाहिए ना कुछ चीजें, इसीलिए है सर वो। और मेरे सिंथेसिस में तो वो उसमें भी नहीं पेरेंट्स एंड फ्रेंड में, क्योंकि वो पेरेंट भी बदल सकती है पल्सेटिला। देखो पल्सेटिला का ऐसे होता है, मैं एक बताती हूँ, ऐसे केसेस हमारे पास आएंगे तो पल्सेटिला दे सकते हैं उनको उसको। तो जब पल्सेटिला की शादी फिक्स होती है ना, तो पल्सेटिला क्या करती है, मिस शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, बेड रिमेनिंग डिजायर टू बी में पल्सेटिला है। और जैसे उसकी शादी हो जाती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम पल्सेटिला मायके को भूल जाती है। तो पल्सेटिला इतना सेल्फिश होती है, जिस तरफ उसको अफेक्शन मिलेगा उस तरफ हो जाती है सर। तो ऐसा हमारे पेशेंट में था क्या मैम? उसको अफेक्शन देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन वो गई क्या किसी की तरफ? जिन्होंने बोला ना पल्सेटिला हाँ, इसीलिए नहीं होगा पल्सेटिला। हाँ, सबसे खास तो इसका टोन है ना मैम, एडोनिस का में टोन है, ऐसा नहीं होता है। एडोनिस में पल्सेटिला। हाँ सर, अभी क्या हो रहा है ना, अभी बहुत सारे रेमेडीज ऐड हो रही है, और मुझे क्या लगता है कुछ दिनों में हम लोग डीडी भी नहीं कर सकते, इतना एडिशन हो रहा है फास्ट। क्या लगता है आप लोगों को? और ये खतरनाक होता है बहुत। बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैं अभी भी वो ये जो कंप्लीट वाली है ना, देखो इसमें हम लोग अगर जाएंगे, शेयर स्क्रीन है ना, रिपोर्ट दिख रही है ना आप लोगों को? दिख रही हाँ है। मैडम दिख रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत बार हमारा ये 92 वाला है ना, फिर भी मैं ये कंप्लीट में जाके बहुत बार देखती हूँ। ये जो कंप्लीट है ना पुरानी वाला, उसमें बहुत अच्छे से रेमेडीज दिया हुआ है, और रूब्रिक्स भी अच्छे से दिए हुए हैं। तो जब हम लोग रेमेडीज पढ़ते हैं ना, तो उसमें से भी पढ़ा करो, क्योंकि क्या होता है, एडिशन जब होता है ना, तो हमारे जो कॉमन रेमेडीज है ना, वो हम लोग छोड़ रहे हैं। तो पल्सेटिला इसमें नई एडिशन होनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरा ढूंढ लेती है सर, ऐसे होता है उसका। चलो पल्सेटिला क्लियर है मैम? अभी क्या और क्या रेमेडी रह गई? चलो मेरे को थोड़ा बताइए ना प्लीज। क्या? नेट्रामियर भी तो ग्रीफ में जाती है और फिर वो अपने आप को अलोन कर लेती है ना। लेकिन इसने अलोन नहीं किया ना, ये ऑर्फन सीधा सीधा बोल रही मैं ऑर्फन हो गई। हाँ ये तो बोल रही है। और नाइट्रोमूर भी मेकअप करना नहीं छोड़ी। ओह अच्छा। लैकेसिस ने क्यों छोड़ा मेकअप करना? मनीषा मैम है क्या? इन्हिबिशन है क्या? हेलो, वो जाम हो गई इसलिए हस्बैंड से इतना जाम हो गई। परफेक्ट मैम, कौन मैम ही बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ यस मैम, वो जब उसका एंगेजमेंट हुआ ना, तभी से ये चार्म है, ये समझो। ये हस्बैंड से चार्म हो गई, इतना चार्म हो गई कि जब कोई हम लोग किसी से चार्म हो जाते हैं ना, हम खुद को भूल जाते हैं। जब हम लोग चार्म होते हैं, हम कुछ भी नहीं सोचते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हम लोग सिर्फ नाचते दौड़ते घूमते, सामने वाला क्या है, कैसे चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं सुनते, सिर्फ जिस पर चार्म हुआ है उसका सुनने का बस। चार्म मैंने लिखा था, तो फिर तो लिखा है ना मैंने, विजिलेंस चार्म कैनॉट ब्रेक द स्पेल, लैकेसिस हो सकती है करके लिखा है मैंने ग्रुप में। और चाओटिक भी मैंने ही पहले लिया था, चाओटिक मैंने पहले लिया था। सर मैंने बोला अभी रेमेडी आउट हो गई, चाओटिक लिखा आपने। मैम मैंने भी लिखा था। सबसे पहला सर ने लिखा है, लेकिन सबसे पहला मानिक सर ने लिखा है चाओटिक वाला। एक नंबर वो चाओटिक ही लगी मेरे को। चार्म वाला रूब्रिक लिखा था। नहीं, चार्म वाला बाद में लिखा। मानिक सर सबसे पहले मानिक सर क्रैक किया, उसके बाद हम सर को घुमाया। वो तो मानिक सर का काम यही है।
स्पेशलिटी है सर उनकी। चलो हम लोग लेकिन मैंने ओपन हार्टेड लिखा था वहां पे कि मुझ पर एक एहसान मत करना, एहसान करना, मुझ पर भरोसा मत करना। यस सर लिखा था। चलो ये लैक्टिसिस क्यों बनी? हेलो मैम, आप लोग बोलो अभी लैक्टिसिस क्यों बनी? हेलो मैम। हाँ बोलिए ना मैम। मैं बोल रही थी ना कि इस लेडी के लिए तो उसके जो हस्बैंड थे ना वो बन गए थे, क्या क्या कहते हैं, बीन बन गया था। हाँ बीन बन गए थे क्योंकि सांप तो बीन जैसे बजती है वैसे ही नाचना शुरू करता है ना, वो पूरा मदहोश रहता है, उसको कुछ भी नहीं पता चलता। परफेक्ट मैम, ये फील आना चाहिए था ना केस में आप लोगों को, फिर सिग्नस नहीं लगता, कोनाइन बिल्कुल कोई चीज हमारे दिमाग में नहीं आती। फिर ये नाइट्रोमोर के जैसे लगेगा लेकिन हेडविन स्टॉनर बिल्कुल नहीं है। चार्म में ये चार्म हो गई थी, वो एंगेजमेंट के टाइम ये चार्म हो गई, तो वो पेशेंट का चार्म टूटा ही नहीं जब तक हमने उसको लैक्टिसिस नहीं दिया। तो ये खासियत होती है होम्योपैथी की, वो टूटा उसका चार्म। लैक्टिसिस, चलो मैं थोड़ा सा लैक्टिसिस है ना आप लोगों को फिलिप्स बेली से बताती हूँ। लैक्टिसिस का कैसे होता है? मेनी लैक्टिसिस इंडिविजुअल्स सेक्स इज यूजुअली रिजर्व फॉर रोमांटिक पार्टनरशिप एंड इट्स ऑल द मोर पैशनेट बिकॉज इट इज एन एक्सप्रेशन फॉर देयर लव। ये जो उसने जो छोड़ा ना सब मेकअप वगैरह सब, ये लव था उसका, समझ आ रहा है? इसलिए उसने वो छोड़ दिया, प्योर लव था उसका वो। Lactasis individual is like highly strung now with torn thoughts of sexual energy which must find an outlet if it is not backfire upon its over. For many, the outlet is sex itself. Lactasis people are highly sexed and when they make love, they are very passionate. Sex is not only very enjoyable for lactasis, it is also relieves tension. अभी इसको ये सेक्स नहीं मिल रहा है हस्बैंड का, तो उसका टेंशन कहाँ पे रिलीज होगा? इसको फंगल इन्फेक्शन आ गया, हेलो, खुजली है ना इसको, ये कुछ किस बात की खुजली है भाई? सेक्स मतलब सिर्फ फिजिकल सेक्स नहीं है, लैक्टिसिस का सेक्स क्या है? हेलो क्या सर? हस्बैंड का प्यार था ना उसका, सेक्स। हाँ हस्बैंड का प्यार। गिरीश सर कुछ बोले मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि फिजिकल है, मतलब कि वैसे भी मतलब कि उसके वो एहसास फील कर रही है। हाँ बराबर। और एम्यूजमेंट, परफेक्ट, ये एम्यूजमेंट था ना, एम्यूजमेंट था। लैक्टिसिस का एम्यूजमेंट सेक्सुअल लेवल पे होता है, हमेशा याद रखो। टीबी का लैक्टिसिस ऐसे नहीं होता है। ऐसे केसेस में जब हम लोग डीपली पेशेंट को समझना है हमें, तो हमें वो एम्यूजमेंट पकड़ना है पेशेंट का। इसका जो एम्यूजमेंट रहता है ना वो सेक्सुअल लेवल का होता है लैक्टिसिस का। वो बहुत पैशनेट बंदी होती है जो उसका जो पार्टनर होता है उसके साथ। और उसका एम्यूजमेंट कैसे होता है? एम्यूजमेंट मतलब क्या होता है कि सामने वाला, अगर देखो ये जो मैम ने बहुत परफेक्ट बोला कि बीन था, वो जैसे वो घुमाता था वैसे ये घूमती थी। मतलब एम्यूजमेंट में क्या होता है ना कि जो दो लोग होते हैं वो एक दूसरे में एंजॉय करते हैं, प्लेजर लेते हैं। वो जो प्लेजर लेना होता है ना लैक्टिसिस का एम्यूजमेंट वाला, वो सेक्स होता है। इसके लाइफ से वो गया ना, तो ये डिप्रेशन में गई, फिर उसका वो डिप्रेशन वो जो है उसका फिजिकल लेवल पे आ गया, रिंगवर्म के ऐसे रिंगवर्म हुआ उसको। तो जो एम्यूजमेंट है ना, एम्यूजमेंट वो हमें समझना है कि सेक्सुअल लेवल का एम्यूजमेंट है और उसको अभी नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ये बीमार गिर गई। और वो जो ऑइंटमेंट भी मीन्स ऑइंटमेंट भी मांग रही है। हम लोग ऐसे सुपरफिशियल लेंगे तो मैग्नेटाइज डिजायर रहता है, ऑइंटमेंट चाहिए वगैरह। अगर हम लोग ऐसे डीप लेवल पे अगर लेंगे तो मैग्नेटाइज डिजायर टू बी है ना लैक्टिसिस। यस मैम। डिजायर टू बी उसमें है ना वो। तो वो मैग्नेटाइज किस चीज से होते हैं ना हम लोग, जिसमें सामने वाले को प्रॉपर्टीज वैसी हो, उसी में हम लोग मैग्नेटाइज होते हैं। किसी के साथ भी नहीं होते। वो लोहा होता है तभी उसको जाके
चिपकने वाला है, तो क्यों लकड़ी को नहीं चिपकेगा ये। तो ये जो पेशेंट है वो मैग्नेटाइज हो गई थी उसके हस्बैंड मिस हस्बैंड के साथ, इसलिए इसने लिपस्टिक वगैरह सब वो पेशेंट उसके हिसाब से करती थी। और उसने ये बात भी बोली कि उसका जो हस्बैंड था वो भी इसका सुनता था सब, मतलब ये बोलती थी ना हस्बैंड को ये शर्ट मत पहनो तो ये भी नहीं पहनता था, ऐसा बोला ना उसने। हेलो, तो ये जो होता है ये होता है अम्यूजमेंट, ये होता है एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग, ये होता है मैग्नेटाइज। समझ आ रहा है ये। और जब लैकेसिस के लाइफ में जब भी कोई इंजुरी आएगी, अभी इसको ये इंजुरी हो गई कि इसका हस्बैंड गुजर गया है, लैकेसिस की इंजुरी बहुत बेकार होती है। इसके लाइफ में जब भी इंजुरी आएगी ना, लैकेसिस पूरा टूट जाता है, वो पूरा टूट गई, डिप्रेशन में गई वो, और ये इम्पोर्टेंस भी हो गई। ये कुछ भी काम धाम कुछ करती है क्या? ये सब कौन करता है इसका काम धाम सब? हाँ, तो ये इम्पोर्टेंस हो गई, अभी वो कुछ भी काम नहीं करती, कुछ होता ही नहीं उससे। और क्यों होते हैं इम्पोर्टेंस? वो ऐसा एक रूब्रिक है, एमोरस विथ इम्पोर्टेंस, किसी सिंगल रेमेडी। उसमें अगर हम लोग एमोरस का अगर मीनिंग देखेंगे, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, मैंने बोला फास्ट करेंगे तो फिर स्क्रीनशॉट चाहिए। बोलो एमोरस मतलब क्या? इंग्लिश मीडियम वाले हम लोगों को, मराठी लोगों को नहीं इतना आता। प्यार जतना। ओके, और कामुक। कामुक, कामुक लव रहता है ना इसमें, पॉजिटिव वाला है ना ये पॉजिटिव वाला, लैस्सीवियस नेगेटिव वाला है। हाँ, लैस्कीवियस नेगेटिव वाला है, दोनों में है लैकेसिस। इफ यू आर शॉर्ट विथ द माइथोलॉजिकल अराउ बाय Cupid, the Greek god of love, you may find yourself feeling amorous. Amorous means having a strong feeling of love, especially romantic love. हमारे पेशेंट में था? यस मैम। तो ये परफेक्ट रूब्रिक, ये केस का रूब्रिक ये था कि एमोरस विथ इम्पोर्टेंस, ये कोर रूब्रिक था ये केस का, पूरा केस का। इसकी वजह से ये बीमारी हुई थी। अभी थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है क्यों सिग्नेस नहीं हो सकता, क्यों ये नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा इसे डिफरेंशिएट करने का कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को, कि वो पक्का लैकेसिस दिमाग में बैठना चाहिए कि ऐसा पेशेंट आएगा तो इसे लैकेसिस से देना है, इसे कोई भी हंसोपा जोड़ा वगैरह बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि वो ट्रैप है। एमोरस विथ इम्पोर्टेंस ऐसा रूब्रिक है, उसमें लैकेसिस से, तो वो जो रूब्रिक है ना वो छोड़ो मत कभी भी। हमारे पास ऐसी पेशेंट आने वाली है। अश्विनी मैम, हाँ, ये थोड़ा रूब्रिक जो है ना, एमोरस विथ इम्पोर्टेंस, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है? इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, उसको तो वो क्या बोलते हैं, डेथ हो गई है रिलेशनशिप में। प्रेमा तो अभी वो काम नहीं, पर वो छोड़ो। बोल रहे आप इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ कि अभी वो कुछ भी काम धाम कुछ भी करे। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है? इम्पोर्टेंस मतलब क्या? पोटेंट नहीं है तुम तो है क्या अभी वो पोटेंट है क्या वो अभी? मुझे अभी वो ये कुछ नहीं वो देखो, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ग्रीफ में है, इसलिए वो उसमें डूब गई है ग्रीफ में। तो उसमें इम्पोर्टेंट का नहीं, तुम ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है ये केस में ये रूब्रिक नहीं सूट हो सकता। नहीं सुनो ना, लेकिन मैंने ग्रीफ लिया ही नहीं इस पेशेंट का। हाँ, ग्रीफ लिया ही नहीं मैंने, कहीं पे भी एक बार भी नहीं बोला ये ग्रीफ में। बोला मैंने अभी हमने कितने 1-1.5 घंटे से कर रहे बोला, पर ये केस में ग्रीफ लेकिन ये ग्रीफ में नहीं, ये पेशेंट ग्रीफ में भी नहीं है। ये इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये अभी कुछ भी नहीं कर रही है मैम, ये समझो ना आप। इसका इम्पोर्टेंस में क्या होता है? अरे तुमको इरेक्शन ही नहीं होता है, तुम खड़े नहीं रह पाते हैं।
ऐसा है क्या? फिर ये कर पा रही है कि कुछ भी? देखो आपका व्यू मैं और बोलूं? मेरे व्यू में डिफरेंस है। मैं लाइकेसिस को कुछ ये केस को मैं अलग ढंग से समझ रही हूँ, तो आप है चलो ना ना। थोड़ा सा मेरा स्टैंड भी समझो कि मैं हाँ जो हाँ। बोल रही हूँ ना कि ये केस हम्म, में उसको हम्म। अपन इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते। मैं उसको अलग एंगल से सोच रही हूँ। आप मुझे मैम नेगेटिवली मत लो। बोलिए, मैम आपका बोलिए ना अंडरस्टैंडिंग। हाँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि वो उसके ग्रीफ में है, तो वो ग्रीफ जो डेल्यूजन चार्म्ड है ना, ये मुझे ये केस में ज्यादा परफेक्ट लग रहा है कि उस केस में की जो धुन है वो उसमें से नहीं निकली है अभी तक। ओके, हाँ, चलेगा, वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हम हो उसको सकता है। इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि वो दुख में है ना, इतना दुख है उसको कि वो दुख में से बाहर ही नहीं निकल पा मैम रही है। इसको एक साल होके गया है, इतने साल तक रह रही है। ग्रीफ में कैसे होता है? अगर ग्रीफ आप देखेंगे ना, ग्रीफ का आप कैसा है बोलते बोलो, अभी आपका अंडरस्टैंडिंग ग्रीफ का बोलो, यार फिर ग्रीफ मैं बोले मतलब ना, हाँ हाँ हाँ। ग्रीफ जो है ना, आप जो ग्रीफ में जाते हैं ना, तो अपन डिक्शनरी मीनिंग अगर देखें ना ग्रीफ का, तो एक बहुत अंदर तक जो दुख रहता है ना आपको, वो है ग्रीफ। बराबर। तो फिर जो चीज पेशेंट में उसको हाँ, तो वो ग्रीफ में अभी तक भी वो क्या बोलते हैं ना, हस्बैंड का आवाज सुन रही है, अभी तक भी हस्बैंड के ग्रीफ में है। जैसे हम इग्निशिया की ग्रीफ अभी भी ताजा रहती है, ताजा होती है जैसे कि अभी वो दुख, तुम उसकी जख्म खोलेंगे तो अभी तक भी अपने को फ्रेश दिखती है ना। तो अभी तक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके हस्बैंड को 1 साल हो गया है। ये लेडी में भी ऐसा लग रहा है मुझे कि इसका हस्बैंड अभी अभी गया है और ये वही उसी ग्रीफ में है। ओके, चलो फिर ये ग्रीफ लेंगे इस केस में आपके हिसाब। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपका एंगल अच्छा है, पर मुझे ये भी एंगल ये केस में दिख रहा है। हाँ, तो ऐसा भी अपन सोच उसमें सकते हैं। देखो आप, हाँ हाँ मैं बोलूँ I mean, ग्रीफ, केस उसमें बहुत ग्रीफ बढ़िया तो था। है ही है, ग्रीफ है ही है। अगर ग्रीफ ना होता ना तो उसने उसके दर्द को 1 2 महीने 3 महीने तक भूल जाना था। ग्रीफ होता है किसी का दर्द, मतलब दर्द, दुख, वो जो उसमें डूबी हुई है, वो उस दुख से अभी वो बाहर नहीं आ रही, अभी तक वो बाहर नहीं निकल रही, इसीलिए वो उसी की फीलिंग में, उसी की याद में अभी तक वो मना कर रही है वो। तो ग्रीफ मैम इसे प्रोमिनेंट लग रहा है। सर हम ग्रीफ साइलेंट ले लेते हैं। नहीं, मैं रेमेडी की बात, रुबरी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी फीलिंग की बात कर रहा था मैं। बराबर, ठीक है ठीक है। मैम एक्चुअली उसको तो हस्बैंड से प्यार चाहिए ना। हेलो, किसी के लॉस्ट तो होने वो के अभी बाद मिल में नहीं पैदा रहा हो। है। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, प्रवीण सर, थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा माइक लगता दूर है। अभी ठीक आ रही है सर? हाँ सर अभी ठीक है। जी सर, ग्रीफ में क्या होता है ना सर, जैसे देखो मैम ने उसका टोन सुनाया और क्योटिक की बात की कि ये टोन को आप समझो कि ये टोन कितना क्योटिक है, और वो अपने लाइफ में भी वैसी ही है, अस्त व्यस्त है। ग्रीफ में क्या होता है ना कि हमारे लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इग्नेशिया और नेक्टरमूर। इन दोनों को हम सबसे बड़ी रेमेडीज मानते हैं ग्रीफ की। तो वहां पे देखो उनका प्रेजेंटेशन क्या रहता है, उनका टोन क्या रहता है, उनका फेस का एक्सप्रेशन क्या रहता है, वो डीप लेवल का दुख होना चाहिए। तो जब हम ग्रीफ में होते हैं ना तो एक अलग वो होता है, क्योटिक नहीं होते हैं, क्योटिक एक अलग स्टेट है। हाँ बराबर है सर, ये परफेक्ट बोला। मैं यही बोलने वाली थी, लेकिन थोड़ा भी टाइम कम है, मुझे कॉल आ रही है। तो ग्रीफ साइलेंट ऐसा पूरा रूब्रिक है सर, ग्रीफ साइलेंट है सर, ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को अगर इस पेशेंट में लेना है तो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये पेशेंट में मुझे एमोरस पेशेंट ये लगा इम्पोर्टेंसी। लेकिन ग्रीफ साइलेंट में कैसे होता है ना कि अनएक्सप्रेस्ड पार्ट यू विच कैरीज आउट द लॉस विच लैमेंट्स फॉर द लॉस साइलेंटली, वो साइलेंटली लैमेंट करते, वो होता है ग्रीफ। तो इस पेशेंट में साइलेंटली लैमेंट कहीं लगा हमें, वो तो खुद बोल रही है ना सब। नहीं लगा मैम। नहीं मैडम, जो साइलेंट ग्रीफ है ना वो तो नहीं है, साइलेंट ग्रीफ तो नहीं है इसमें, वो तो व्यक्त कर ही रही है, जैसे आपको किया ऐसे औरों को भी करती होगी।
सर लेकिन ग्रीफ का रूब्रिक फिर कौन सा लेना है आप, मुझे ये नहीं समझ। नहीं, ग्रीफ को लेने की जरूरत नहीं है। हाँ वो जरूरत थोड़ी है, हर रूब्रिक को लेने की जरूरत थोड़ी हाँ होती है। अगर हम हर सेंटेंस का, हर वर्ग का रूब्रिक लेते जाएंगे और एफडी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। हमने तो उसकी मॉर्बिड स्टेट को लेना है, तो हाँ जरूरत नहीं है लेने की, वो तो अंडरस्टूड ही है। हाँ जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है, ग्रीफ में तो जाएगी जाएगी। हाँ, कई चीजें ऐसी होती है जो नेचुरल होती है बराबर। सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली, उसको ग्रीफ, लेने की जरूरत नहीं होती। और सर ग्रीफ का ऐसा है सर, ग्रीफ ऐसा इमोशन है ना, वो लाइफ लॉन्ग रहता है हमारे साथ। वो हम लोग ग्रीफ से निकलते नहीं है। अगर हम लोग साइकोलॉजी का स्टडी, वो बहुत डीप है सर, अगर पढ़ेंगे तो इसका बहुत बहुत सारे नोट्स है मेरे पास, लेकिन मैं अभी नहीं शेयर कर सकती। और सर ने भी बहुत अच्छे से सिखाया है ग्रीफ। तो मुझे ऐसे लगा कि वो साइलेंट ग्रीफ ऐसा रूब्रिक है ना, मुझे इसीलिए लगा कि ऐसे क्यों ले रहे हैं ऐसे। तो आप रूब्रिक नहीं ले रहे हो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चल रही है। ठीक है, बिल्कुल चलो। हमारा ग्रीफ यूजुअली आंखों में दिखता है, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं होता। थर्ड पर्सन फील्स इट, खुद बिल्कुल वो नहीं होता। मुंह से एक्सप्रेस नहीं होता, वो आंखों में झलकता है। मैम जैसे इस केस में मोटा मोटा देखा पूरा जाए, पूरा face हेलो अरे पेशेंट का टोन सुनो, केस लेते वक्त कहीं भी ग्रिप लगी क्या उसके टोन में? कितना हरीडली बात कर रही है, वहां पे देखो ना थोड़ा, है क्या उसमें कुछ नहीं? अभी चलो मैम और जैसे इस केस में हमने नहीं, सुनो अभी किसी को डाउट लैकेसिस में किसी को डाउट? हाँ, ये जो इस केस में हमने इसको जैसे वो अपने हस्बैंड का कहना मान गई और उन्होंने कहा कि जो कॉस्मेटिक्स को यूज नहीं करना है तो उसको कॉस्मेटिक में चेंज कर दिया, बाकी जो उसने कहा वो मान गई। यहाँ पे इल्डिंग का जो है आता है, भ्रम होता है, तो इल्डिंग डिस्पोजिशन इसमें कैसे नहीं ले सकते? और ये हस्बैंड के मानने के बाद हुआ, इसमें सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसमें एलिमेंट फ्रॉम सेलिब्रेसी भी क्यों नहीं ले सकते? ये थोड़ा सा मतलब, क्योंकि इसमें लाइकोसिस नहीं आ रहा है। हाँ सर, मैं यही बोल रही हूँ, यील्डिंग नहीं है एक्चुअली, ये चार्म हो गई है। जब हम लोग किसी से चार्म होते हैं ना, तो सामने वाला जैसा बोलते हैं हम लोग वैसा ही करते हैं, इसलिए इसने ही वो हस्बैंड की सारी बातें मान ली है सर। और सेलिबसी का तो कहीं पे भी वो नहीं किया है ना उसने, सेलिबसी का कुछ नहीं सर। अभी पेशेंट का ये सेलिबसी का नहीं है। हेलो मैम, और सेलिबसी का मतलब कैसे, वो मतलब कैसे रिप्रेजेंट होता है, हो सकता था सेलिबसी में पहले का सेक्सुअल ये था रहना चाहिए। मैम ये जो चार्म है ना, ये सम्मोहन होता है ना, जब बंदा कोई सम्मोहित हो जाता है ना, तो उसकी सारी सेंसेस बिनम्ड हो जाती है, उसको कुछ भी नहीं नजर आता है। यस सर, यस मैम, यस वही मैं बोल रही ना। इसीलिए हमें देखो, हमें ये रेट्रो में लेने सब रूब्रिक, हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग की रूब्रिक है। ये जो मैंने एमोरस का इम्पोर्टेंस का भी रूब्रिक लिया, तो ये रेट्रो वाला रूब्रिक है, हम लोग उस पर प्रिस्क्राइब नहीं करने वाले हैं। प्रिस्क्रिप्शन तो 2 ही रूब्रिक से हुए, देखो मैंने बोले ना वो, और वो जो 2 रूब्रिक बोले वो पेशेंट ने खुद बोला है। हमने वहां पे कुछ भी नहीं, मीन्स हमारा मन का कुछ भी नहीं डाला है, ये खुद बोला है ना उसने कि मैं ऑर्फन हो गई हूँ और डेथ ऑफ लव्ड वन, बस हो गया, और क्या चाहिए? 2 रूब्रिक लगाए, केस आउट, रेमेडी आउट हो गई। तो ज्यादा इसीलिए ये जो होता है ना, आज जो हुआ है ना, ये होता है, इसलिए मैं ज्यादा रेमेडीज में घुसती नहीं हूँ, ज्यादा मैं जर्नी पर बात नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है, हर एक का अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, हर एक का वर्ड का मीनिंग भी अलग आता है। हमारा मोटो क्या है, हमारे पेशेंट ठीक होने, तो हमारे पेशेंट ठीक करो पहले, फिर हम लोग थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग पे जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, नहीं समझ है ना, नहीं हाथी को हम कानों से पहचान सकते हैं, हाथी को हम पैर से पहचान सकते हैं, हाथी को हम सूंड से पहचान सकते हैं ना। तो हर एक का रेमेडी को अप्रोच ये हर एक का एंट्री पॉइंट डिफरेंट रह सकता है। तो ये तो खासियत है ना होम्योपैथी की। इसीलिए तो हमारा व्यू भी बड़ा हो जाता है ना वो रेमेडी को देखने का। हर एक का केस आएगा तो हर एक के केस से हम लोग सीखेंगे, यही तो मोटो होता है ना, हम लोग जो शेयर करते हैं। यस है ना।
तो मैंने वीडियो तो मैंने नहीं डाला है प्राइवेसी की वजह से, ऑडियो फॉलोअप डाले, सब लोगों ने सुने ऑडियो फॉलोअप कितने मस्त है। आज तक उसको फिर से वो फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ, बहुत पुरानी केस है, 2-3-4 साल पहले केस है ये, फंगल इन्फेक्शन भी नहीं आया और वो खुद के लाइफ में खुद सब करती है, और वो डिप्रेशन वगैरह सब गया इसका, पिकनिक वगैरह सब करती है अभी ये। किसी को कोई डाउट लैकेसिस में? कौन है मैम? सिग्नेस में बहुत कंफ्यूज हो गए आप लोग, ऐसे कंफ्यूज नहीं होने का। अगर क्या वो इग्निशिया हस्बैंड का सब बात मानेगी क्या? जैसे बोलेगा वैसे करेगी क्या? इग्निशिया? हाँ जी, हाँ थोड़ी जैसे दिन हस्बैंड मानेगी बोला ना, ना लिपस्टिक मत लगाओ, डार्क कलर मत लगाओ, ये मत करो, यस लगाएगी, थोड़े दिन मानेगी वो, जब तक मानेगी? उसका ये नहीं आता तो फिर क्यों नहीं मानेगी? इग्निशिया का बोल रहे हैं ना? मानेगी, वही तो मैं पूछ रही हूँ, मांगनेगी तो मानेगी ना, पहले पहले तो सब मानते हैं, बाद में जो आता है ना वो रिएक्शन। मोरल में जाएगा तो नहीं मानेगा। देखो फिलिप्स बेली अगर आपके पास है ना, फिलिप्स बेली, उसका मैं एक लाइन बताती हूँ, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन आप जाके देख लो, लेकिन फिलिप्स बेली का 101 पेज है, उस पर दिया है, अ sexually frustrated lachesis woman, sexually frustrated lachesis woman is rather like a spurned ignatia. spurned का मीनिंग दिया है टू रिजेक्ट विथ कंटेम्प्ट, उसको जब नाकारा जाता है कंटेम्प्ट के साथ, तो वो इग्नेशिया की जैसे लगती है। हमारे पास आई तो ऐसे लगेगा हमें, समझा क्या? जब लैकेसिस इग्नेशिया की जैसे लगेगी हमें, ऐसे दिया है फिलिप्स बेली में, जब उसको है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, उसको जब सेक्स नहीं मिलेगा तब वो इग्नेशिया की जैसे लगेगी हमें, लेकिन वो लैकेसिस होगी, तो हम लोग उसको इग्नेशिया देंगे लेकिन वो लैकेसिस होगी। ऐसा एक ही लाइन में दिया है, बहुत बढ़िया दिया है फिलिप्स बेली, अगर आप पढ़ेंगे, और फिलिप्स बेली में बहुत अच्छे से दिया है सब। मैं सिर्फ उसका फोटो डालती हूँ आपके लिए, क्योंकि वो ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा, फिर वो नहीं होगा इसमें। मैं सिर्फ फोटो डालती हूँ फिलिप्स बेली का, कहाँ पर कैसे दिया है, आप लोग फिर बाद में फिलिप्स बेली पढ़ लेना उसमें से। फिलिप्स बेली ना वो पढ़ा करो, बहुत अच्छे से दिया होता है फिलिप्स बेली में, मुझे बहुत पसंद है ये, मैंने डाला है ग्रुप पे। लैकेसिस को जब सेक्स नहीं मिलता है ना, तो फिर क्या होता है, एक तो वो रिलीजियस बन जाता है, कितने लोगों ने ये हमें बताया है ना। और ये लेडी क्या करती थी, रात को उसको नींद नहीं आती थी, उसको हस्बैंड की याद ही आती होगी ना, तो फिर वो रिलीजियस बन जाती थी, मतलब वो गीता पढ़ना वगैरह ये सब चीजें करने लगी। इंटरनल ओवर स्टिमुलेशन सीकिंग एन आउटलेट, कहीं तो चाहिए ना इसको। लोक्वेसिटी विच एग्रीवेट इफ सेक्सुअल डिजायर इज सप्रेस्ड, ऐसा कीनोट दिया है रडार का। लोक्वेसिटी एग्रीवेट्स इफ सेक्सुअल डिजायर इज सप्रेस्ड, इसका सेक्स मतलब इसका हस्बैंड है वो सप्रेस हो गया, तो वो मतलब रिलीजियस भी बन सकता है, लोक्वेशियस भी बन सकता है, ये समझा? और कुछ? और थैंक यू मैम। मैंने ये जो रूब्रिक है ना एमोरस का, जिग्ना मैम ने एक बार ये किया था, मैंने ये केस बहुत दिन पहले इसमें डाला था लव्ड वन में, तो जिग्ना मैम के जो मैसेजेस में वो फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से दिया था, उनकी केस तो नहीं शेयर कर सकते,
और चंद्रा सर ने भी बहुत अच्छे से, हमारे जो गुरु है वीर चंद्रा सर, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया था कि इनिबिशन जो होता है लैकेसिस के इनिबिशन के केसेस में मेरे पास है, वो जो इनिबिशन में उनसे ही सीखा है। तो इनहिबिशन मतलब क्या होता है कि उनको करना होता है, मतलब वो चीज चाहिए होती है लेकिन वो उनको मिलती नहीं है, इसलिए लैकेसिस इनहिबिशन में जाता है। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत डीप है, लेकिन हम लोगों को इतना टाइम नहीं होता है ना केसेस शेयर करें बहुत सारी चीजें, तो इनहिबिशन में जाता है। तो इसकी वजह से फिर वो एमोरस विद इम्पोर्टेंस हेंस इनहिबिशन, ऐसा बताया है सर। और ये जिग्ना मैम से मैंने पढ़ा। और कुछ किसी को डाउट? क्या हुआ? एक मिनट। सर हो गया मेरा। जी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एक मिनट सर का इको हो रहा है। प्रवीण सर आप एक मिनट म्यूट करो। हाँ, थैंक यू प्रवीण सर फॉर ऑल IHF फैमिली, ग्रेटिट्यूड टू मास्टर, जिनसे मैंने ये रेमेडी बहुत बार सीखी है। महेश चंद्रा सर से भी सीखी है, बहुत सारे मेंटर से सीखी है, रुशाली मैम से सीखी है, और टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म पर बहुत कॉमनली आने वाली रेमेडी है ये। तो मैंने बहुत लोगों से ये इसके बहुत सारे शेड्स सीखे। कल ही हमारे ये मैम है ना नीलोफर मैम, उन्होंने भी एलिमेंट्स ऑफ फॉर्चून रिवर्सल का केस दिखाया था। सॉरी मैंने अभी उनका वो रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं सुना है, लेकिन वो फॉर्चून रिवर्सल भी इसके लाइफ में ऐसे ही होता है ना कि उसका जो सेक्स होता है उसे मिलता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा है, पढ़ा है, और आशा करूंगी कि सब लोगों से मैं सीखती रहूं। और आप लोगों ने मुझे बहुत पेशेंसली सुना, उसके लिए बहुत सारे धन्यवाद। और मेरे से अगर कुछ गलती हुई तो फिर मुझे माफ कर देना और मुझे सुधारना, ग्रुप में मैसेज डाल देना। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी प्लीज, अभी तो मेरा वॉइस जो है वो इको नहीं हो रहा है, बताइए। नहीं सर, नहीं हो रहा है। जी, तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर अश्विनी कैलाश सोनवने मैम, फुल केस ऑफ लैकेसिस मैम, और बहुत ही आपने इसको एक्सप्लेन किया है। जो लैकेसिस का क्योटिक का पार्ट रहता है कि वो क्योटिक कब होता है और कैसे होता है, और वो सब चीज़ों को आपने कोरिलेट करके बताया है। एक्चुअली मोहंती सर का ये फेवरेट रेमेडी था। बहुत वाइवेशियस भी रहता है लैकेसिस, लेकिन एक्चुअली बहुत पॉलीग्रेस्ट रेमेडी है ना, तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के फैसेट आते हैं। तो वो एक्चुअली जो हमारी पॉलीग्रेस्ट रेमेडीज हैं, वो कौन कौन से फैसेट ऐसे हो सकते हैं, या कुछ ऐसे रूब्रिक हैं जिनकी सटल अंडरस्टैंडिंग हमको होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह से हमारे पास आते हैं तो हम उनको पकड़ पाएं, ताकि वर्जन के ऊपर हम डिपेंडेंट रहें। वो बहुत सुपरफिशियल होता है वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट रहना। हमको उस रूब्रिक की सटल अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए कि पेशेंट कैसे भी वर्ड्स को यूज करके, कैसी भी फीलिंग्स को बताते हुए, जैसे भी उसको मतलब एक्सप्लेन करेगा, जो भी वो वर्ड्स को यूज करेगा, तब भी हम उसको पकड़ पाए। लैकेसिस बहुत बढ़िया रेमेडी है, एक से एक मतलब अलग अलग फैसेट के केसेस आते हैं। मतलब मैंने जो एक पहले केस प्रेजेंट किया था, तो उसमें वो एकदम ही इनिबिशन में थे टोटली, वो है ना, टोटली घर के कामों में व्यस्त हैं, सब घर का ही करते जा रहे हैं। ढेर सारी स्टडी की है उन्होंने, लेकिन फिर भी मतलब उस तरह से क्लिनिक रन नहीं करते। क्लिनिक पे पेशेंट आता है तो किचन में होते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप पढ़िए। आप लोग क्या मिस करते हो, आपको सच में बताऊं मैं, आप क्या नहीं करते हो जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं हमेशा जो भी हमारी बीसी होती है, मैं देखता हूँ, आप लोगों को सुनता हूँ, केस डिस्क्लोज होने के बाद भी आप लोगों के कमेंट जो होते हैं उनको मैं सुन रहा होता हूँ।
तो मैं एक चीज ये मिस करता हूँ कि आप पढ़ते नहीं हो, आप उस मेडिसिन के रूब्रिक्स नहीं देखते हो। बस आप क्या करते हो कि बीसी को अटेंड करते हो, बीसी में जितना डिस्कस हो गया उतना हो गया, उसके बाद का जो रियल में जो एक स्टडी हमको करना चाहिए, एक वैल्यू एडिशन हमको करना चाहिए, वो आप करते नहीं हो। इसीलिए आपको रूब्रिक्स भी नहीं पता होता है, या वो फिर आप उस तरह से पढ़ते नहीं हो, उस तरह से सोचते समझते नहीं हो, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करते हो, तो वो मतलब एक फ्रेगमेंटेड तरीके से ना, मतलब बिखरा सा हुआ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा रहता है, तो उसकी वजह से इशू आता है। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कम से कम रूब्रिक्स तो आप सभी पढ़िए, नए नए एडिशन भी होते रहते हैं, उनको भी पढ़ते रहिए। और जरूरी नहीं है कि हर एडिशन को, हर नए रूब्रिक को हम जस्टिफाई कर ही पाए, उसको तभी करना है जब वो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ ऐसा साउंड हमारे पास है। और बहुत बढ़िया केस था। हाँ सर, जी जी, आप बोलिए। यही बोल, इतना ही तो पूरा देखो, हाथी देखना है तो पूरा देखो, मट रेमेडी का भी पढ़ो, उस रेमेडी का, और जब हमारी केस सॉल्व होती है ना, तब स्पेशली जाके फिर से वो केस का पढ़ो, जाके मट रेमेडी का में क्या क्या लिखा है, कहाँ पे लिखा है, हमारे केस में कौन सी चीज मैच हो रही है, तो ये हमें रेट्रो करना है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है जब हमारी केस सॉल्व होती है। पूरा हाथी देखो, ऐसे नहीं कि सूंड देखने से हमें लगेगा कि ये आर्सेनिक है या फिर ये सिग्नस है, ये कोनाई में, हर एक को अलग लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक फील आना चाहिए। ऐसे में बोल रही थी, ये मेरा मोटो है कि जब हम लोग कोई भी प्रेजेंटर हो जो अगर केस डालता है, जैसे आज बहुत सारे लोगों ने केसेस डाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं दे पाई या फिर लोगों को समझ पा रहे लोग। लेकिन एक गलती क्या हुई ना, डीडी कर रहे लोग, तो मतलब इसमें डीडी नहीं आनी चाहिए, ऐसे मुझे लगा था। इट्स ओके, चलो हम लोग सीखते रहेंगे, ये हमारी जर्नी तो चालू ही रहेंगी। नहीं मैम, क्या है ना, डीडी बोलने के लिए इसलिए बोला जाता ना कि जैसे कुछ शेड दूसरे मेडिसिन तो मिलते हैं। यस सर, यस है ना, होता है। जैसे सिग्नेस का है कि और जगह और प्लेटफॉर्म पे चला है कि उसके लिए वो कुर्बान है, इंतजार करती है, कॉलेज छोड़ दी, माता पिता ने उसको घर में रिजर्व कर दिया, फिर भी उसका इंतजार करता, फिर लास्ट में माता पिता उसके एग्री होते कि चल बेटा तेरे ही खुशी में वो कर देते, चल उससे शादी करना, लेकिन तुम झेलना। लेकिन वो जब वहां जाती है तो क्या सास फिर वही प्रताड़ना देती है, अरे तो महारानी है, हमारा क्या सुनेगी, एक से एक ताने मारते हैं। जैसे आप भी सुने होंगे वो डॉक्टर मयूरेश महाजन सर का वो केस सिग्नस का, तो कितना वो सहती है, सह के भी कहती है, डॉक्टर पूछते हैं कि तुम छोड़ क्यों नहीं देते, तो वहां तो डिलीजन 4 ले लेंगे तो वो लेकेसिस हो जाती, तो वो क्या कहती है कि सर उसमें मेरा दिल बसता है ना, कैसे छोड़ दूं, यदि वो चीज ना होता है ना, वो चीज ना होता तो मैं छोड़ देती, लेकिन वो मेरी जान है। तो थोड़ा इसमें भी आपने पेशेंट का ऑडियो या वीडियो कुछ भी प्रेजेंट हुआ था कि सुना हुआ? केवल सुना था, केवल सुना था ना सर, मैं वही बोल रहा हूँ जो अश्विनी मैम ने बोला ना कि जो क्योटिक, ये लेकेसिस का जो क्योटिक का स्टेट है, कि वो कैसे क्योटिक में जाता है और वहां पे उसका प्रेजेंटेशन कैसा रहता है। जैसे ग्रीफ का भी क्वेश्चन आया था कि ग्रीफ है, बिल्कुल हो सकता है कि ग्रीफ हो, लेकिन वो मॉर्बिडिटी के लेवल में है क्या? साइलेंट ग्रीफ वालों सीखा नहीं मैं बताऊं, क्योंकि साइलेंट ग्रीफ वालों को देख के लगता है कि ये कितना दुखी है ना, और इसमें क्या लेसीवियस इम्पोर्टेंस था, एमोरस विद इम्पोर्टेंस वो था, लेकिन वो क्या है ना कि जो फ्राइवुलस कितना था, वो सबसे ज्यादा प्लस मैडम सर बोल रही थी कि ऑर्फन फीलिंग कि हमारा कोई नहीं है, ये दो रूब्रिक भी लगाएगा तो इजीली पकड़ में आ रहा था कि हाँ ये है। लेकिन डीडी में तो रखना चाहिए ना कि भाई यदि फेल होता है तो बिल्कुल ठीक है सर। तो बराबर है।
तो अभी हम वाइंड अप करते हैं और मैम प्लीज आप जो ऐड करना चाहते हैं वो कीजिए, उसके साथ हम वाइंड अप। थैंक टू ऑल ऑफ यू। जी जी मैम, आपका इतना समय लिया, 1.5 घंटे से ऊपर 2 घंटे होने वाले हैं, तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो वाइंड अप करने से पहले जैसे आज का ये लैकेसिस का केस था और सेशन था, ये हमारी बटर एंड ब्रेड रेमेडीज हैं। ऐसा नहीं है कि हमको रेयर मेडिसिन नहीं पढ़ना चाहिए, जहाँ रेयर बोलते हैं, रेयर है कि नहीं है उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो हमारी पॉलीक्रेस मेडिसिन हैं ये बहुत अच्छे से हमको आना चाहिए, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हमको पता होनी चाहिए, तभी हम हमारे क्लिनिक को अच्छे सक्सेसफुल तरीके से रन कर सकते हैं। अदरवाइज उस तरह से नहीं कर पाएंगे, उस तरह के रिजल्ट नहीं होंगे, तो वो फेथ हमको जो हमारे पेशेंट की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है हमारी पॉलीक्रेस मेडिसिन हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि वो किसी भी फैसेट में हमारे पास आता है तो उसको हमको क्रैक करना आना चाहिए। तो आज के इस शानदार सेशन को, वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एक से एक अलग अलग मेडिसिन के ऊपर, कोनियम, सिग्नस, उस तरह से हम सभी जा रहे थे और मैम ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि वो वाले रेमेडीज क्यों नहीं है, और कोनियम का तो बहुत डिटेल में किया मैम ने, क्योंकि कोनियम बहुत क्लोज भी था और सिंगल रूब्रिक हमको ऐसे मिलते भी हैं कोनियम में, तो कोनियम क्यों नहीं है ये भी बहुत अच्छे से बताया। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर respected and senior mentor Dr. Ashwini Kailash Sonwane मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया से लर्निंग हुई और मोहंती सर का फेवरेट रेमेडी था और टोटल 3 केसेस हो गए हैं इस मंथ में अभी तक। आगे देखते हैं, हो सकता है आगे भी 1-2 हो जाए। मोहंती सर ऐसे भी ना सर कॉमनली आती है जी जी, थैंक यू मैम। तो वाइंड अप करते हैं आज की वीसी को, आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। गुड डे, बाय बाय। थैंक यू,